तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फैंगजियान वैली के हाई पोजीशन के मास्टर्स भी फिश मॉन्स्टर्स के साथ मिले हुए थे और उन्होंने ही खास ट्रेजर के बारे में उन फिश मॉन्स्टर्स को बताया था। लेकिन अब इस सब के बारे में जाओ फेंग को भी पता चल जाता है क्योंकि उसने सारी बातें छुपकर सुन ली थी। पर फिर तभी वहाँ वो हाई पोजीशन वाला मास्टर जाओ फेंग को नोटिस कर लेता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन किसी तरह से जिन ने खुद को रिवील करते हुए जाओ फेंग को बचा लिया था। हालांकि बाद में जाओ फेंग भी जिन की जान बचाता है। इसके बाद अब वो साथ में मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। उन्हें यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उस सब की जानकारी निकालनी थी, लेकिन गलती से वो एक ऐसे फॉर्मेशन पर कदम रख देते हैं जो कि वहाँ उन्हीं के लिए लगाया गया था, क्योंकि उस पर पैर पड़ते ही वहाँ जोर जोर से बेल्स बजने लगी थी। तो इस पार्ट की शुरुआत में जैसे ही उन गार्ड्स को आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत ही जाओ फेंग और जिन के पीछे भागने लगते हैं। अभी ये दोनों वहाँ से मिलकर अंदर की तरफ भाग रहे थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर कई सारी बेल्स लगी हुई हैं, जो कि इनकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए पहले ही शोर करने लग जाती थी, जिससे इनके लोकेशन का पता उन गार्ड्स को चलते जा रहा था। वो गिनती में बहुत सारे थे और इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन ये दोनों साथ हैं, इसलिए उन गार्ड्स को रोकना इनके लिए आसान था। ये कोशिश कर रहे थे कि एक बार के लिए ये इनके सामने से गायब हो सके, क्योंकि उतने टाइम में ये कहीं छिप जाएंगे। लेकिन वो गार्ड्स हर तरफ से आ रहे थे, इस वजह से उनसे बचकर भाग पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि अब ये दोनों किसी तरह से उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर फिर इतने में ही सामने वही मास्टर आ जाता है और उनकी तरफ हमला कर देता है। उसका अटैक बाकी गार्ड्स के अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से इन दोनों को ही मिलकर उसे रोकना पड़ता है। लेकिन जब ये उस अटैक को रोक रहे थे तभी इतने में बाकी गार्ड्स इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और अब ये दोनों बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके थे, क्योंकि इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन अब उसी दौरान जाओ फेंग अपनी एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास एक बैरियर बनाता है और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी गार्ड्स को वहाँ से दूर फेंक देता है। हालांकि इस दौरान वो मास्टर दूर नहीं फेंका था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ फेंग तो किसी तरह से उस जगह से निकल जाता है, लेकिन जिन नहीं निकल पाती क्योंकि वो वहाँ से निकले इसके पहले ही वहाँ पर एक दूसरा बैरियर क्रिएट हो जाता है, जो उस मास्टर ने उन गार्ड्स के साथ मिलकर बनाया था। अब इन बैरियर के पीछे जिन कैद हो जाती है और वो लोग बाहर से ही अपनी एनर्जी का यूज कर उस बैरियर को कवर कर लेते हैं। इससे उस बैरियर को तोड़ पाना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। साथ ही अब ये सभी मिलकर कुछ स्पिरिचुअल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए जिन पर हमला करने लगे थे। जिन भी उस बैरियर के अंदर ही भाग रही थी खुद को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मगर अब इतने में ही जाओ फेंग वहाँ दूर पत्थर के पीछे से छुपकर डेमोग्राफिक एनर्जी का यूज करता है। इस तरह की डेमोनिक एनर्जी ह्यूमन स्पेल्स की एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होती है और उनकी एनर्जी को कमजोर भी कर सकती है। इसी वजह से ये बैरियर एक तरफ से क्रैक होने लगा था और इस चीज का फायदा उठाते हुए जिन वहाँ उस बैरियर में होल कर देती है और जाओ फेंग और जिन वहाँ से भाग जाते हैं। वैसे वो दोनों ही इनकी नजरों से गायब हो चुके थे, इसलिए वो मास्टर अपने गार्ड्स को वहाँ से उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है। वैसे अब ली भी वहाँ आ गया था और उस मास्टर से कह रहा था कि आपने पहले ही ये बात सभी को क्यों नहीं बताई। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि शुरुआत में वो मास्टर अकेले वहाँ जंगल की तरफ चला गया था जहाँ उसने जिन से फाइट की, जबकि वो पहले ही सभी गार्ड्स को अलर्ट कर उनके पीछे भेज सकता था। अभी इस पर उस मास्टर को भी गुस्सा आ रहा था। वैसे अब बात बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए वैली के लीडर को ये बात बतानी जरूरी थी। अब ली तुरंत ही वहाँ से वैली लीडर के पास जाता है। हम देखते हैं कि वो अभी एक फर्नेस के पास आ गया था और उस फर्नेस के अंदर से लीडर की आवाज आ रही थी। वो गुस्से में थे और ली से कह रहे थे कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो हेवनली एम्परर का डार्क स्टोन हमारे हाथ से जा चुका है, अब उसे छीनना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस पर ली माफी मांगते हुए कहता है कि अगर आप मुझे सजा देना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन इस पर लीडर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सजा देकर कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि वो दोनों यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ से निकल ना पाए। अब इस पर ली हाँ करता है और फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। अब अगले सीन में हम उस लेडी डेमन मास्टर को देखते हैं। वो इस वक्त डेमन किंग से मिलने के लिए जा रही थी। डेमन किंग इस दौरान उस पॉट के थ्रू फायर फेनिक्स को बाहर निकालकर उसके ब्लड को अपने डेमन पॉट के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसे वो बाद में उसका यूज कर पाए। हालांकि उसी दौरान फायर फेनिक्स जाग जाता है और अपनी पावर रिलीज करने लगता है। इससे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ एक दूसरा मास्टर भी था जो कि इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है और फिर डेमन किंग अपने पिलर्स की मदद से उस फायर फेनिक्स पर हमला करता है, जिससे फायर फेनिक्स की बॉडी से पूरा ब्लड निकल जाता है। साथ ही इसे वो मारा भी जा चुका था और डेमन पॉट के अंदर उसका सारा ब्लड भी अब्सॉर्ब हो चुका था। अभी ये सब देखने के बाद वो लेडी डेमन मास्टर थोड़ी सी हैरान थी
जो देखकर डेमन किंग उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। इस पर वो लेडी डेमन कहती है कि कुछ भी नहीं। वैसे अब डेमन किंग कहने लगता है कि गाइड के हिसाब से हमने 2 स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ लिया है, अब सिर्फ 2 और स्पिरिचुअल बीस्ट बचे हैं। उनके मिलते ही हमारा घोस्ट सेक्ट इस पूरे अर्थ को डोमिनेट करेगा। इस पर वो लेडी डेमन मास्टर भी हाँ करती है। वैसे उसका बिहेवियर अलग था, इसलिए डेमन किंग कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे बिहेवियर को नोटिस कर रहा हूँ, बताओ आखिर बात क्या है। जिस पर लेडी डेमन कहती है कि अभी कुछ दिन से वो ज़ाओ फेंग के बारे में ही सोच रही है, क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट होते जा रहा है। उसने हाल ही में अपनी एक टीम तैयार की जिससे उसने चेंग शेन को हरा दिया। साथ ही मुझे अभी खबर मिली है कि उसने वो यान को भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड किया था, जबकि वो यान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पर डेमन किंग कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ज़ाओ फेंग के अंदर सच में कुछ न कुछ खास बात है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास डेमन्स के सबसे पावरफुल वेपन्स भी हैं, जिसकी हेल्प से वो जिसे चाहे उसे खत्म कर सकता है, और वो भी हमारे जैसे ही सोचता है। लेकिन जब वो क्विंग युन सेक की उस लड़की लू से मिला तब उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। मुझे इस चीज पर थोड़ा शक है कि उनके बीच में जरूर कुछ है। अब इस चीज पर वो लेडी डेमन कुछ नहीं कहती, जो देखकर डेमन किंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि बताओ क्या बात है। तो अब इसके बाद वो लेडी डेमन सब कुछ बताती है और कहती है कि हाँ आप सही सोच रही हैं, ज़ाओ फेंग के दिल में लू के लिए फीलिंग्स है। उस ट्रेजर की केव क्लोज होने के दौरान जब उस जायंट स्नेक ने हमला किया था, तब ज़ाओ फेंग ने लू को बचाने के लिए अपनी लाइफ और ट्रेजर दोनों को ही खतरे में डाल दिया था। ये सुनने के बाद डेमन किंग कुछ नहीं कहता और कुछ सोचने लग जाता है। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि फेंग जियान वैली के उस मास्टर ने घाट्स की एक टीम तैयार कर ली थी, क्योंकि उसे आइडिया लग चुका है कि ज़ाओ फेंग और जेट कहाँ पर छुपे हैं। हालांकि उनमें से किसी को भी अभी ज़ाओ फेंग और जिन की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है, और अगर उस मास्टर को पता भी हो तो ये बात हमें नहीं बताई गई है, क्योंकि जब वहाँ वैली लीडर ने ये बात ली से पूछी थी तो ली ने कह दिया था कि वो नहीं जानती। बस अब एक बार फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ज़ाओ फेंग और जिन को देखते हैं। ज़ाओ फेंग इस वक्त कह रहा था कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, हम पहले ही बहुत टाइम से यहाँ पर छुपे हुए हैं। हमें ये भी सोच कर रखना चाहिए कि आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि वैली के चारों तरफ प्रोटेक्शन बन चुकी होगी जिससे निकल पाना नामुमकिन है। लेकिन इस पर जिन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पर कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने सभी गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन अभी यहाँ जिन और ज़ाओ फेंग नहीं थे। हालांकि जब वो सामने देखता है तो उसे वहाँ ज़ाओ फेंग दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपने सभी गार्ड्स के साथ मिलकर ज़ाओ फेंग पर हमला करने लगता है। और जब वो चले जाते हैं तब जिन दूसरी साइड से आकर उसके एक गार्ड को वहीं रोक लेती है। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो मास्टर और वो गार्ड मिलकर ज़ाओ फेंग का पीछा कर रहे थे। इस दौरान ज़ाओ फेंग उनसे लड़ नहीं रहा था और न ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ वहाँ से दूर भागते जा रहा था। अभी ये मास्टर इस चीज पर ध्यान नहीं देता और उसका पीछा करते रहता है, और उस दौरान वो कई तरह के हमले भी करता है, लेकिन ज़ाओ फेंग उसके हर एक अटैक से बचते जा रहा था। वैसे अब जब ज़ाओ फेंग उन्हें कुछ दूरी पर ले आता है तो यहाँ वो एक पहाड़ी के नीचे की तरफ से निकलते हुए वहाँ के पत्थरों को गिराने लगा था, लेकिन अब उस मास्टर ने भी उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि जब वो वहाँ से बाहर निकल कर आता है तो वहाँ ज़ाओ फेंग कहीं भी नहीं था। इससे उस मास्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गार्ड से कहता है कि पता लगा कि कहाँ गया ज़ाओ फेंग। वैसे अब उसी दौरान वो नोटिस करता है कि इतनी देर से वो तो सिर्फ एक का ही पीछा कर रहे थे और वो दूसरी लड़की तो उन्हें तभी से दिखी ही नहीं है। वैसे इसलिए अब वो तुरंत ही उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने ज़ाओ फेंग का पीछा करना शुरू करा था। वहाँ अभी पेड़ के ऊपर लिखा हुआ था कि उस ट्रेजर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये पढ़ने के बाद उस मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पेड़ को ही काट देता है। वैसे अब इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उस लेडी डेमन को देखते हैं जो कि अभी दूसरे मास्टर के साथ कहीं जा रही थी। वैसे अब वो लेडी डेमन पूछती है कि क्या तुम्हें लीडर के ओरिजिन के बारे में पता है, मतलब कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। इस पर वो दूसरा मास्टर कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। वैसे अभी जब वो थ्रोन पर बैठ चुके थे उसके बाद मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। वैसे इसके बाद अब वो ज़ाओ फेंग के बारे में भी बात करते हैं और फिर उसी बीच वो लेडी डेमन कहने लगती है कि क्या होता अगर बायू अभी भी यहाँ पर होती तो। इस पर वो मास्टर कहता है कि ज़ाओ फेंग फिर से साउथ साइड की तरफ गया है, शायद उसे इस बार ऐसा कुछ मिल जाए जिससे बायू फिर से लौट सके।
इस पर जाओ फेंग कहता है कि ठीक है। अब वो दोनों मिलकर काम करते हैं और जब वो मास्टर अपने सभी गार्ड्स के साथ इन्हें ढूंढते हुए आता है तो जाओ फेंग उसका ध्यान भटकाता है और उसे अपने पीछे उस जगह से दूर ले जाता है जिससे जिन को टाइम मिल गया था उन सभी गार्ड्स में से किसी एक को अपने मैजिक में फंसाने का। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन ने अभी उन गार्ड्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर से पकड़ रखा था और उस पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर दिया था जिससे वो उससे हर चीज पूछ सकती है। अब सबसे पहले वो पूछती है कि आखिर तुम लोगों को हम दोनों की लोकेशन पता कैसे चली। इस चीज पर वो गार्ड उसे एक पट्टी निकाल कर दे देता है। अब जिन पूछती है कि आखिर ये क्या है, तो इस पर वो गार्ड कहता है कि ये खास तरह की पट्टी है, अगर तुम इसे ब्रेक करोगी तो 10 माइल दूर से भी हमें तुम्हारे होने का पता लग जाएगा। इसकी मदद से हमने अभी तुम्हारा पता लगाया था। वैसे अब तभी जाओ फेंग भी वहाँ पर आ जाता है और जिन से कहने लगता है कि क्या तुमने सारी चीजें पूछ ली, जिस पर जिन कहती है कि देखो मैं कुछ भी कहूँगी तो तुम शायद पूरी तरह मुझ पर यकीन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारे सवाल तुम खुद पूछो। अब इतना सुनते ही जाओ फेंग खुद ही उस गार्ड को खींच लेता है और उससे सवाल करने लगता है। सबसे पहले वो उन बेल्स के बारे में पूछता है जो उनके वहाँ पर पहुँचते ही शोर करने लगी थी। अब इस पर वो गार्ड बताता है कि उसमें से एक सीक्रेट और खास फॉर्मेशन का यूज किया गया है। यहाँ वो ये भी बताता है कि उसे रोकने के लिए इन्हें ग्रेट डॉल्फिन को ढूंढना होगा। वैसे अब जाओ फेंग के और भी ज्यादा डिटेल में पूछने के बाद वो बताता है कि उस फॉर्मेशन को गोल्डन बेल फॉर्मेशन कहा जाता है और वो किसी खास पीस को देखकर और उससे इंस्पायर होकर बनाया है। वो पीस किसी भी अननोन आइडेंटिटी को सेंस करते ही अलर्ट हो जाता है। वैसे अब जिन फोर्स के साथ उससे ये भी पूछती है कि आखिर वो ग्रे डॉल्फिन उन्हें मिलेगी कहाँ, लेकिन इस पर वो गार्ड कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि इस बारे में सिर्फ सीनियर्स या बड़ी पोजीशन वाले लोग ही जानते हैं। वैसे अब जाओ फेंग गार्ड से कहता है कि तुम फिश मॉन्स्टर्स के बारे में क्या जानते हो और वो तुम्हारी वैली के मास्टर से बात क्यों कर रहे थे। अब ये सुनकर वो गार्ड तुरंत ही कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, वैसे भी मैंने अभी तक किसी भी फिश मॉन्स्टर को नहीं देखा है। अब ये बात जाओ फेंग को भी सही लगती है, इसलिए वो कहता भी है कि इस तरह के रेगुलर डिसाइपल्स को ये चीज पता नहीं हो सकती। वैसे अब जाओ फेंग जिन से कह रहा था कि बताओ अब हम क्या करें, तो इस पर जिन कहने लगती है कि आज तुम ही लीडर हो, इसलिए तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अब जाओ फेंग कहता है कि ठीक है, फिर हम रात होने पर ही फिर से कोशिश करेंगे उस ग्रेट डॉल्फिन को ढूंढने की। बस अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वहाँ वो मास्टर अपने सभी गार्ड्स के साथ पहले लीडर से मिलने के लिए आया था, जहाँ उसकी मुलाकात ली से भी होती है। ली देखता है कि उन गार्ड्स में एक गार्ड कम है, पर फिर जब वो इसके बारे में पूछता है तो इस पर वो मास्टर कहता है कि चिंता मत करो, इस बारे में मैं खुद ही लीडर को बता दूंगा, तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। वैसे अब इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर से सीन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लगभग रात हो चुकी थी, इसलिए जाओ फेंग और जिन अभी जंगल में बैठकर खाना पका रहे थे, लेकिन आग से जिन थोड़ी घबरा रही थी, इसलिए जाओ फेंग उसकी मदद करता है। अब पहले तो जिन थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब जाओ फेंग उसे वो खाने के लिए देता है तो उसे वो चीज बहुत ही अच्छी लगती है और वो उसकी तारीफ भी करती है। लेकिन उसके वर्ड सुनकर जाओ फेंग को बायू की याद आ जाती है, क्योंकि पहली बार जब जाओ फेंग ने बायू को भी यही चीज खाने को दी थी तो उसने भी यही सेम कहा था जो अभी जिन कह रही है। वैसे अब यही सोचते हुए जाओ फेंग कहीं खो जाता है, जिस दौरान जिन उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसने अभी अपनी एनर्जी भी एक्टिवेट कर ली थी। अब पता नहीं वो अटैक करने वाली थी या कुछ और, क्योंकि जब वो आगे बढ़ती ही है तभी जाओ फेंग होश में आ जाता है और उसे वहीं रोक देता है, जिस पर जिन कहने लगती है कि तुम थोड़े अलग लग रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी सी हैरान थी। अब तभी उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दोनों ही आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। वैसे जिन कह रही थी कि लगता है कि वो लोग हमें ही ढूंढने के लिए आ रहे हैं, पर इस चीज पर जाओ फेंग कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे उन फिश मॉन्स्टर्स की स्मेल आ रही है। अब जिन कहने लगती है कि फिर तो हमें उन्हें देखने जाना चाहिए, लेकिन इस पर जाओ फेंग कहता है कि नहीं, मैं साथ नहीं जा रहा, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, इससे तुम वहाँ पर नजर भी रख पाओगी, तब तक मैं उस ग्रेट डॉल्फिन का पता लगाता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ वो सभी गार्ड्स उन फिश मॉन्स्टर्स को रोके हुए थे। अब देखा जाए तो भले ही वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों ही ग्रुप्स के बीच आपस में किसी कारण के चलते बन नहीं रही है, इसलिए माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा था। और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए जिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन फिश मॉन्स्टर्स पर हमला करती है, जो चीज वो फिश मॉन्स्टर नहीं समझ पाता, और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है।
वैसे दूसरी तरफ हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो अभी ज़ायू के साथ आगे बढ़ रहा था। वो अभी गोल्डन बेल से कुछ दूरी पर था। वो जानता है कि अगर वो उन बेल्स के पास गया तो वो तेजी से शोर करने लगेंगी। अभी वो बस उस तरफ नजर रखे हुए है, लेकिन फिर इतने में ही ज़ायू की आंखें ग्लो करने लगी थी और उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। ये असल में उस ग्रेट डॉल्फिन की ही एनर्जी थी। तभी सामने लगी लैंटर्न के अंदर से भी एक एनर्जी निकलकर वहाँ से भागने लगती है, जिससे जाओ फेंग समझ जाता है कि ये वही ग्रेट डॉल्फिन है। इसलिए वो ज़ायू के साथ उसी एनर्जी के पीछे जाने लगा था। पर फिर जब वो गोल्डन बेल्स के कांटेक्ट में आता है तो वो शोर करने लगती हैं, जिससे सभी गार्ड्स को भी पता लग जाता है और वो इनके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन ये दोनों भी उनसे बचते हुए भाग रहे थे। वैसे उस ग्रेट डॉल्फिन को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी जाओ फेंग और ज़ायू आगे बढ़ते जा रहे थे। अब उस दौरान वो रास्ते में मिलने वाले गार्ड्स को भी खत्म कर देते हैं। साथ ही जाओ फेंग उनमें से एक गार्ड से उसके कपड़े भी ले लेता है। वैसे अब हम देखते हैं कि उन गार्ड्स ने जाओ फेंग को घेर लिया था। उन्हें लग रहा था कि वो अब जाओ फेंग को पकड़ लेंगे, लेकिन जब वो उस कपड़े के पास पहुंचते हैं तो वो कपड़ा अचानक से उठने लगता है और जब वो कपड़ा हटता है तो वहाँ पर तो असल में ज़ायू था। उन्हें यहाँ जाओ फेंग कहीं भी नहीं दिख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम वहाँ जाओ फेंग को देखते हैं, जो कि अभी एक स्टोन के पास था। अब भले ही उस स्टोन में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन गौर करने की बात ये थी कि उस स्टोन की आंखें हिल रही हैं, जो चीज जाओ फेंग नोटिस कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। ये असल में वो ग्रेट डॉल्फिन है। अभी जैसे ही जाओ फेंग उसे पकड़ता है तो वो अचानक से एक क्रिएचर में बदल जाता है, जो क्रिएचर बहुत ही रेयर था और जाओ फेंग ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम फिर से उन फिश मॉन्स्टर्स की फाइट के पास आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी सभी ह्यूमंस ने भी डिसाइड कर लिया था कि अगर ये फिश मॉन्स्टर लड़ना ही चाहते हैं तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। वैसे इस लड़ाई में दोनों ही तरफ से लोग मारे जा रहे थे, लेकिन फिश मॉन्स्टर्स के पास थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए वो ताकतवर साबित होते हैं। पर फिर तभी वहाँ पर रीइंफोर्समेंट आ जाती है, जिनके साथ में ली और वो मास्टर भी आया हुआ था। अब यहाँ ली तुरंत ही अपनी पार की मदद से एक लाइन खींचता है और ह्यूमंस और फिश मॉन्स्टर्स के बीच आग लगा देता है, जिससे दोनों ही तरफ लोग रुक जाते हैं। अब इसके बाद वो उस मास्टर को वहाँ पर छोड़कर कहता है कि मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर संभालिएगा और देखिएगा कि अब और कोई जान ना जाए। बस अब यहाँ से सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो कि ज़ायू के साथ अभी एक दूसरी जगह पर आ गया था और छुपकर किसी की बातें सुन रहा था। लेकिन उसी दौरान अचानक से ज़ायू थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है और उसकी आंखें फिर से गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती हैं। साथ ही इसके बाद अचानक से ज़ायू की बॉडी से वो डेमनिक ऑरा निकलने लगता है, जो कि कुछ समय पहले जाओ फेंग की बॉडी से निकल रहा था। अब जाओ फेंग इसे देखकर समझ जाता है और तुरंत ही उस डेमनिक ऑरा को कंप्रेस करने लगता है। इससे बहुत ही जल्द उसने ज़ायू को बचा लिया था। वैसे अब ज़ायू के ठीक होते ही जाओ फेंग की नजर वहाँ हवा में पड़ती है, जहाँ ली और उसकी वो साथी डिसाइपल जा रही थी। वो दोनों ही अभी आपस में बात कर रहे थे, जहाँ ली को वो साथी डिसाइपल कह रही थी कि इन फिश मॉन्स्टर्स की वजह से हमारे कितने सारे साथी मारे जा चुके हैं। इस पर ली कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब सिर्फ अंकल शैंगुआन ही कुछ कर सकते हैं। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे, लेकिन इधर जाओ फेंग ने उसकी सारी बात सुन ली थी। वो कह रहा था कि लगता है फिश मॉन्स्टर्स किसी बात से गुस्सा है, लेकिन अब इसका क्या कारण है ये चीज तो हमें अंकल शैंगुआन ही बता सकते हैं। और इसके बाद वो भी उनके पीछे चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और उसके वो साथी एक अलग सी जगह पर पहुँच चुके थे। ये एक दूसरी पहाड़ी थी और यहाँ पर कोई नहीं था। ये आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें आवाज आती है कि आखिर वो फिश मॉन्स्टर हमारी वैली में क्या कर रहे हैं और आखिर वो हमसे गुस्सा क्यों है। इस चीज पर ली जवाब देता है कि अभी कुछ ही दिन पहले वो फिश मॉन्स्टर मास्टर लू से मिलने के लिए आए थे और उनके साथ उनके लीडर भी थे, लेकिन लौटते वक्त किसी आउटसाइडर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। पर अब उसी बात से फिश मॉन्स्टर गुस्सा है और इसलिए वो हमला कर रहे हैं। अब इस चीज पर शैंगुआन कहता है कि आखिर वो मर्डरर है कौन जिसने हमें फंसा दिया। इस पर ली कहता है कि मुझे उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है, हम अभी बस उसे ही ढूंढ रहे हैं। अब इसे शैंगुआन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर तब लूशन कहाँ था, क्या उसने मर्डर को नहीं देखा। वैसे असल में जिस मास्टर को हम अभी स्टार्ट से देख रहे हैं उसका ही नाम लूशन है। अब ली शैंगुआन को समझाता है कि भले ही हम अब तक उसे नहीं पकड़ पाए हो, लेकिन मास्टर लू भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, इसलिए हम जल्द ही उन लोगों को ढूंढ लेंगे। वैसे अब शैंगुआन कहता है कि ये फिश मॉन्स्टर इतने अजीब हैं कि हम उन्हें खुद से कंपेयर भी नहीं कर सकते, फिर आखिर हम उन पर भरोसा क्यों कर रहे हैं।
ये सब सिर्फ वैली लीडर के कारण हो रहा है। हालांकि मुझे अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर ली कहने लगता है कि मैं आपको ये बताने भी आया था कि आपको हमारे साथ चलना है, क्योंकि वैली लीडर आपको बुला रहे थे। अब ये सुनकर शांगवान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके बाद वो जगह जमने लगी थी। वैसे जगह जब फ्रीज होती है तो ये बर्फ वहाँ जाओ फेंग तक भी पहुँचती है, लेकिन वो सही वक्त पर वहाँ से हट जाता है और नीचे खाई में कूद जाता है। अब इस तरह शांगवान उन दोनों से कुछ नहीं कहता, पर फिर भी शायद उसने जाओ फेंग की एनर्जी को महसूस कर लिया था। वो अभी बस जाने के लिए हाँ कर देता है और बोलता है कि मैं सच में बहुत टाइम बाद वैली में फिर से जा रहा हूँ। अब तो मैं वहाँ के रास्ते भी भूल चुका हूँ। वैसे अब उनके तीनों के जाने के बाद हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो कि खाई में कूदकर बच गया था। लेकिन इसके लिए ली सीधा शांगवान को बुलाने के लिए जाता है, जो फैंगजियान वैली के बहुत पावरफुल मास्टर है। वैसे वो फैंगजियान वैली के बाहर रहता है, इसलिए ली भी वहाँ बाहर की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में जाओ फेंग भी उसे जाते देख लेता है, जिसके बाद वो भी ली का पीछा करते हुए वहाँ शांगवान तक पहुँच गया था। साथ ही इस बीच वो उनकी बातें भी सुन लेता है, जिससे पता चलता है कि फिश मॉन्स्टर का लीडर मारा जा चुका है। इसलिए अब वो शांत नहीं हो रहे और इसलिए ली शांगवान को अपने साथ ले जाने आया था, जिस पर शांगवान भी हाँ कर देता है, क्योंकि उसे उन फिश मॉन्स्टर्स को रोकने के साथ साथ उनका भी पता लगाना है जो फैंगजियान वैली में बिना परमिशन घुस आए हैं। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब शांगवान तो वहाँ से चला गया था, इसलिए जाओ फेंग फिर से उसी जगह पर आता है और शांगवान के रहने की जगह देखने लगता है। वैसे ये जगह नॉर्मली किसी माउंटेन से बहुत अलग थी। यहाँ जाओ फेंग को अभी कुछ बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही थी और अभी कुछ ही टाइम यहाँ रुकने के बाद जाओ फेंग समझ चुका था कि शांगवान बहुत समय से फैंगजियान वैली को छोड़कर यहाँ रह रहा है, तो इसका जरूर कोई स्पेशल रीजन ही है। वैसे अब जब जाओ फेंग आगे बढ़ता है तो वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ थी, जिन पर जब वो चढ़ रहा था तो उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो रही थी। इसी वजह से हर आगे बढ़ने से उसके ऊपर जो एनर्जी का प्रेशर पड़ रहा था वो भी बढ़ते जा रहा था। हालांकि अब वो किसी तरह से वहाँ ऊपर आता है और तभी सामने एक बड़े से दरवाजे को देखता है। उस दरवाजे पर एक फायर सिंबल बना हुआ था, जो कि जाओ फेंग को कहीं दिखा हुआ लग रहा है। वैसे अब इसके बाद वो उसे टच कर ओपन करता है और अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर आते ही वो दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया था। साथ ही यहाँ अंदर आने के बाद से ही ज़ियायू बहुत अजीब बिहेव करने लगा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर भी किसी मिस्टीरियस एनर्जी को सेंस कर पा रहा है। हालांकि इस बार तो जाओ फेंग भी उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा था, पर फिर वो यहाँ आगे बढ़ते हुए कहता है कि इस जगह पर ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ काम की चीजें देखकर यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे अब तभी वहाँ उसकी नजर सामने कुछ क्रिस्टल्स पर जाती है। वहाँ क्रिस्टल्स का एक सर्कल बना हुआ था, जिसके अंदर से एनर्जी निकलकर वहाँ ऊपर इस जगह सेंटर में जा रही थी। अभी उसे देखने के बाद जाओ फेंग और ज़ियायू तुरंत उन क्रिस्टल्स के पास आते हैं। अभी जाओ फेंग को लग रहा था कि ये किसी वॉल्केनो का सेंटर है और उसकी एनर्जी से जाओ फेंग को ये भी लग रहा था कि ये वॉल्केनो सूखा नहीं है, मतलब ये अभी एक्टिव है। लेकिन अब इतने में ही ज़ियाओ हुई अचानक से कूदकर वहाँ सेंटर में आ जाता है और वहाँ नीचे जमीन पर मारने लगता है। वैसे जाओ फेंग उसे ऐसा करने से मना करता है, पर ज़ियाओ हुई अभी उसकी बात भी नहीं सुन रहा था। अब तभी इतने में जो एनर्जी वहाँ ऊपर सेंटर की तरफ आ रही थी वो गिरना बंद हो जाती है और फिर अचानक से ज़ियाओ हुई उस सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। जाओ फेंग ये देखकर हैरान था, क्योंकि वहाँ उस गुफा में जितनी भी एनर्जी थी वो सारी एनर्जी अभी ज़ियाओ हुई की बॉडी में जा रही थी। और अब इसके बाद वहाँ जमीन पर बना हुआ एक बड़ा सा फॉर्मेशन, जिस पर बहुत से सिंबल्स बने हुए थे, उसमें भी लावा फैलने लगता है। ये लावा असल में एक एनर्जी की तरह है जो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था। हालांकि अब जाओ फेंग को ये चीज ठीक नहीं लगती, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी छड़ी निकाल ली थी और आने वाले खतरे के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन अब तभी वो फॉर्मेशन पूरी तरह से बैन कर जाओ फेंग और ज़ियाओ हुई के आसपास एक बैरियर बना देती है। इस बैरियर पर बहुत से सिंबल्स बने हुए थे, साथ ही ऊपर की तरफ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। वो एनर्जी यहाँ नीचे गिरती है और एक फायर बीस्ट को समन कर लेती है। ये बीस्ट आते ही जाओ फेंग पर हमला कर रहा था, इसलिए जाओ फेंग इसके अटैक को डॉज करता है और इसके बाद अब वो भी लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ फैंगजियान वैली के गार्ड्स को देखते हैं, जो कि अभी अपने सामने एक फायरवॉल बनाए हुए थे। वो ऐसा उन फिश मॉन्स्टर को रोकने के लिए कर रहे थे, क्योंकि फिश मॉन्स्टर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैसे अभी इन गार्ड्स को वो मास्टर लूशियन गाइड कर रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि अभी वो फिश मॉन्स्टर्स इतने गुस्से में थे कि वो अपने एक साथी को वहाँ आग की तरफ धकेल देते हैं, जिससे जैसे ही उनका वो साथी यहाँ जलते हुए इन गार्ड्स की तरफ आता है तो ये गार्ड्स घबराकर रुक जाते हैं।
जिससे उन बाकी फिश मॉन्स्टर्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिल गया था और अब वो भी यहाँ आगे बढ़कर इन सभी पर हमला करने लगे थे। वैसे एक मॉन्स्टर अभी यहाँ लूशन पर भी हमला कर रहा था, लेकिन लूशन किसी तरह से उसे रोक लेता है। पर फिर इतने में ही वहाँ आसमान में एक एनर्जी फैलने लगती है और धीरे धीरे वहाँ जमीन जमने लगती है। अभी इस एनर्जी को देखते हुए लूशन पहचान गया था कि ये कौन हो सकता है, इसलिए अब वो तुरंत ही उस फिश मॉन्स्टर को वहाँ से वापस दूर फेंक देता है और फिर वहाँ पर शैंगवान की एंट्री होती है। वैसे उसके आते ही सीन फिर से चेंज हो गया था और अब हम वापस यहाँ ज़ाओ फेंग और उस बीस्ट के पास आ गए थे। हम देखते हैं कि अभी उनके बीच फाइट चल रही थी। वैसे भले ही वो भी साइज में बड़ा है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, साथ ही उसके अटैक भी बहुत पावरफुल थे। इस वजह से ज़ाओ फेंग सिर्फ उन्हें डॉज करते जा रहा था। हालांकि बीच में ज़ाओ फेंग भी अपने अटैक करता है, लेकिन उस बीस की स्पीड के कारण वो अटैक उसे नहीं लगते। साथ ही अब इतनी छोटी जगह में बार बार गोल घूमने की वजह से ज़ाओ फेंग भी धीरे धीरे थकने लगा था। अभी वो अपनी उस छड़ी की एनर्जी का भी यूज करता है, लेकिन वो बीस्ट उन अटैक को भी डॉज कर लेता है और ज़ाओ फेंग पर बहुत पावरफुल हमला करता है, जो देखते हुए ज़ाओ फेंग ने एक शील्ड अपने सामने बना ली थी। अभी ज़ाओ फेंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बीस्ट की एनर्जी की वजह से ज़ाओ फेंग को भी अंदर ही अंदर बहुत डैमेज पड़ रहा था। साथ ही अब उसके मुँह से खून भी निकलने लगा था। वो सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना इस तरह से खुद को और ज़ियाहुई को बचा नहीं पाएगा। बस इसके बाद अब एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम फिर से यहाँ शैंगवान के पास आते हैं। हम देखते हैं कि उसने पहले ही अपनी उस आइस एनर्जी की मदद से सभी को डराकर शांत कर दिया था और अब वो फिश मॉन्स्टर से कह रहा था कि वो कौन था जिसने तुम्हारे लीडर को खत्म किया। हालांकि अभी उन फिश मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत अलग है। इसलिए अब शैंगवान वहाँ फैंगजियान वैली के ही एक दूसरे डिसाइपल को बुलाता है, जिसे उन फिश मॉन्स्टर की बात समझ आती है। अब शैंगवान उससे कहता है कि इनसे पूछो कि क्या इनमें से किसी ने उस आदमी को देखा था जिसने इनके लीडर को मारा है। और जब वो आदमी इन फिश मॉन्स्टर से पूछता है तो यहाँ एक फिश मॉन्स्टर आगे आता है। वैसे वो अभी बहुत गुस्से में था। वो कहने लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं कि वो यहीं छुपा हुआ है, इसलिए हम बदला लेकर ही रहेंगे। और जब वो आदमी शैंगवान को ये चीज ट्रांसलेट कर कर बताता है तो शैंगवान गुस्से में उस फिश मॉन्स्टर को एनर्जी प्रेशर से नीचे गिरा देता है। हालांकि इसके बाद अभी वो फिश मॉन्स्टर कह रहा था कि तुम भले ही ताकतवर हो और भले ही हम नंबर में कम हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि तुम गलत हो, क्योंकि तुम मर्डर को छुपा रहे हो। और जब वो आदमी ये चीज शैंगवान को ट्रांसलेट कर कर बताता है तो शैंगवान रुक जाता है, क्योंकि भले ही उन लोगों का इस चीज में कोई हाथ नहीं था, लेकिन ये चीज फैंगजियान वैली में आने के बाद हुई, इसलिए वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। वैसे अब शैंगवान थोड़ी शांति से काम लेता है। वो कहता है कि मैं उन सभी की बॉडी देखना चाहता हूँ जो लोग उस लड़ाई में मारे गए। वैसे यहाँ पर अभी वो सिर्फ फिश मॉन्स्टर की बात कर रहा था, तो अब वो आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर उन्हें 4-5 फिश मॉन्स्टर्स दिखते हैं। वैसे उन सभी की बॉडी पर कुछ कट्स लगे हुए थे, जिनके अंदर से एनर्जी निकल रही थी, जिसे शैंगवान बहुत गौर से देख रहा था। लेकिन अब फिर से सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ ज़ाओ फेंग की हालत उस बीस से लड़ते हुए अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। पर फिर भी वो अभी अपनी उस छड़ी की मदद से हमला करते जा रहा था। हालांकि वो बीस्ट उसकी छड़ी को वहाँ से दूर फेंक देता है, लेकिन अब वो आकर सीधा वहाँ गिरती है जहाँ ज़ाओ फेंग का ब्लड डला हुआ था और अब अचानक से ही वो उस सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगी थी। साथ ही अब वो हवा में आकर आसपास जहाँ भी ज़ाओ फेंग का ब्लड गिरा हुआ था उसे भी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ज़ाओ फेंग को और ज्यादा डेमनिक पावर मिलती है और वो फिर से हमला करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि अभी यहाँ जमीन से कुछ डार्क फ्लेम्स निकल रही थी, जिनका यूज ज़ाओ फेंग हमला करने के लिए कर रहा था, लेकिन वो बीस्ट इन अटैक से भी बच जाता है। हालांकि अब वो भी थकने लगा था, लेकिन उसकी पार कम नहीं हुई थी। वो यहाँ ज़ाओ फेंग के पीछे आकर उस पर हमला करता है, लेकिन ज़ाओ फेंग वहाँ से हट जाता है और अब वो उस बीस्ट के ऊपर चढ़कर हमला कर रहा था, पर अब वो बीस्ट उसे वहाँ से दूर उछाल देता है। अभी वो बीस्ट फिर से बहुत ही स्पीड के साथ ज़ाओ फेंग की तरफ बढ़ रहा था, जो देखते हुए ज़ाओ फेंग उसे रोकने के लिए तैयार था, पर तभी उसके मुँह से फिर से ब्लड निकलता है, जिस वजह से वो सामने नहीं देख पाता और वो बीस्ट उसके ऊपर पैर रख देता है।
हालांकि जाओ फेंग ने किसी तरह से उसके पैर को पकड़ लिया था, पर फिर भी वो भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो जाओ फेंग पर भारी पड़ रहा था। अब जाओ फेंग ने लगभग होप खो दी थी, लेकिन इतने में ही वहाँ ज्याओ हुई अपनी आँख खोलता है। हम देखते हैं कि अभी उसकी पार पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और जिस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया था उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो देखने में भी बिल्कुल किंग कॉन्ग की तरह लग रहा था। अब वो अपनी बार से उस बीस्ट को दूर हटा देता है, साथ ही अब वो उसे लड़ने के लिए उकसा रहा था। वैसे यहाँ जाओ फेंग तो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वैसे हम देखते हैं कि वहाँ वो बीस्ट, हालांकि उस जगह के अंदर आने के बाद उसे वहाँ एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और साथ ही ज़ियायु भी अजीब सा बिहेव करने लगता है और उस जगह के सेंटर पॉइंट पर जाकर जंप करने लगता है। इससे वहाँ की जो एनर्जी थी वो अचानक से ज़ियायु की बॉडी में जाने लगी थी। वैसे दूसरी तरफ वहाँ शांगवान फिश मॉन्स्टर्स के पास पहुँचता है और उन्हें शांत कराता है और फिर बाद में जब वो उनकी बॉडी की चोट देखता है तो उसे उन चोट में कुछ अजीब चीज दिखती है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ जब शांगवान उस जगह की वो खास एनर्जी जाओ फेंग और ज़ियायु को खत्म करने के लिए अपने बनाए हुए एक बीस्ट की हेल्प ले रही थी, तभी ज़ियायु की बॉडी में बहुत से चेंजेस आने लगते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से बदल चुका था। अभी देखने में तो वो बिल्कुल किंग कॉन्ग की तरह लग रहा था, साथ ही इससे उसका साइज और उसकी पार भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो बस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी ज़ियायु को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस बीस्ट ने जाओ फेंग पर हमला कर उसे इंजर्ड कर दिया है। अब इसी वजह से ज़ियायु आगे बढ़कर उस बीस्ट को रोकने लगता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। हालांकि वो बीस्ट भी कमजोर नहीं है, वो भी अभी ज़ियायु के हमले को रोकता जा रहा था और उस पर भी हमला कर रहा था। अभी दोनों की बात लगभग सेम ही थी, पर वो बीस्ट किसी तरह से ज़ियायु के हाथ पकड़ लेता है जिससे ज़ियायु हमला नहीं कर पा रहा था। हालांकि इससे वो बीस्ट भी हमला नहीं कर पा रहा, लेकिन उस बीस्ट की बॉडी पर आग लगी हुई थी जिस वजह से ज़ियायु को बहुत दर्द सहना पड़ता है। पर फिर देखते हुए जाओ फेंग तुरंत ही अपनी बची हुई पार का यूज कर जमीन से बहुत सारे स्पाइक्स निकालता है और उस बीस्ट को उनमें फंसा लेता है। ऐसा करने से ज़ियायु आजाद हो गया था और अब उस बीस्ट के कैद होने का फायदा उठाते हुए ज़ियायु आगे बढ़ता है और उस बीस्ट पर हमला करता है। यहाँ उसने एक बार फिर उस बीस्ट को वहाँ से दूर फेंक दिया था, लेकिन वो बीस्ट अभी तक हारा नहीं था। हम देखते हैं कि अब यहाँ जाओ फेंग ज़ियायु के पास आता है और उसके ऊपर चढ़कर उसकी और अपनी पार को कंबाइन कर लेता है। इससे ज़ियायु के पास एनर्जी से बने हुए बहुत सारे हाथ आ गए थे जिनसे अब उस बीस्ट को हरा पाना और ज्यादा आसान हो चुका था। वो दोनों अपनी पार की मदद से उसे हरा देते हैं, लेकिन जाओ फेंग जानता था कि अभी तक उसके आसपास का वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और जब तक वो यहाँ पर बना है तब तक इस बीस्ट को खत्म कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये बीस्ट उसी फॉर्मेशन की पार से बना है। लेकिन अब वो ज़ियायु का साथ और नहीं दे सकता था क्योंकि उसे इतनी एनर्जी देने के कारण अब जाओ फेंग को अजीब फील होने लगा था। साथ ही उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगता है और वो वहाँ से दूर हटके नीचे बैठ जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ वो बीस्ट फिर से उठ गया था और हमला करने वाला था, इसलिए ज़ियायु उससे लड़ने लगता है। वैसे इस तरफ यहाँ जाओ फेंग फिर से ज़ियायु की मदद करने की कोशिश करे उसके पहले ही उसकी वो अजीब सी फीलिंग बढ़ जाती है और उसके साथ साथ उसके सर में भी बहुत तेज दर्द होने लगता है। हम देखते हैं कि ये सब अभी उसी मिस्टीरियस पार की वजह से हो रहा था जिस पार ने इस फॉर्मेशन को क्रिएट किया है। अभी उस पार का बना हुआ वो बीस्ट जाओ फेंग को नहीं रोक पा रहा था, इस वजह से वो पार खुद यहाँ जाओ फेंग से लड़ने के लिए अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आती है। वैसे ये सब सिर्फ एक खास फॉरबिडन स्पेल का हिस्सा है, पर अब हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ जाओ फेंग के पीछे थी और अभी उसकी पार की वजह से जाओ फेंग की सोल किसी अजीब सी जगह पहुंच चुकी थी। वैसे यहाँ जाओ फेंग अपने सामने उसी मॉन्क को देखता है जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई है। हालांकि अभी वो मॉन्क बहुत गुस्से में था और अब जब वो मॉन्क जाओ फेंग को देखता है तो वो जाओ फेंग से कहने लगता है कि तुम्हारी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई, और फिर वो तुरंत अपनी एनर्जी से जाओ फेंग को घुटनों के बल ले आता है और कहता है कि तुम मुझे मास्टर कहकर बुलाओ। हालांकि जाओ फेंग को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई मिस्टीरियस पार उसे खुद को कंट्रोल नहीं करने दे रही थी। साथ ही अब जाओ फेंग को वो सब याद आता है जो कि उसकी फैमिली और उसके लोगों के साथ हुआ था। वो याद करता है कि वो सभी किस तरह से मारे गए थे, लेकिन अब जैसे ही उसे ऐसा याद आता है तो अचानक से वो उसी पानी के अंदर गिरने लगता है जिस पर इतनी देर से वो खड़ा हुआ था। और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ बाहर वो स्पिरिचुअल बॉडी जाओ फेंग की बॉडी पर हमला करने वाले थी।
हालांकि उसी दौरान जाओ फेंग को अपने सभी दोस्त याद आने लगते हैं। उसे हर कोई याद आ रहा था। वो याद करता है कि जब वो इन्हीं मेमोरी से दुखी था तब उन सभी लोगों ने हर वक्त करीब रहकर उसका साथ दिया। अब वो हर एक को याद करता है, जिसके बाद वो अब उस पानी से भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि फिर से उसके अंदर एक होप आ चुकी थी। वो जानता था कि अगर सब कुछ ठीक करना है तो ऐसा सिर्फ वही कर सकता है, लेकिन अब तभी पीछे से वो स्पिरिचुअल बॉडी हमला कर देती है। हालांकि जाओ फेंग सही वक्त पर वहाँ से हट जाता है और साथ ही अब जाओ फेंग वापस अपने सेंसेस में भी आ चुका था। वैसे इसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने पार को बढ़ा देती है, जिससे जाओ फेंग को फिर से वही सेम चीज महसूस करनी पड़ रही थी और जाओ फेंग को फिर से सर में दर्द होने लगा था। हालांकि इस बार वो अपनी जगह से नहीं हिलता और उस दर्द को सहन करने की कोशिश करता है। अब तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बॉडी जाओ फेंग पर फिर से हमला करती है, लेकिन जाओ फेंग ना ही अपनी जगह से हिलता है और ना ही उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बल्कि यहाँ उस स्पिरिचुअल बॉडी का अटैक अपने आप ही जाओ फेंग के पास आकर रुक गया था। साथ ही वहाँ दूसरी तरफ पानी के अंदर भी जब स्पिरिचुअल बॉडी जाओ फेंग की सोल को खींचने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ भी एक बार रिलीज होती है और जाओ फेंग खुद को आजाद कर लेता है। वैसे वो मिस्टीरियस बार वहाँ बाहर भी एक धमाका करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो बीस्ट भी गायब हो चुका था और यहाँ ये स्पिरिचुअल बॉडी भी गायब हो चुकी थी। साथ ही जो फॉर्मेशन अभी कुछ देर पहले जाओ फेंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो भी फिर से एनर्जी में बदल जाता है और वो एनर्जी सीधा जाकर जाओ फेंग की बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है। लेकिन ऐसा होते ही जाओ फेंग बेहोश हो चुका था और नीचे गिर गया था। वैसे अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ शैंगवान को देखते हैं, जो अभी सभी फिश मॉन्स्टर्स की चोटों को ध्यान से देख रहा था। उसे पता चलता है कि इनकी बॉडी पर तलवार के भी निशान हैं, लेकिन फिश मॉन्स्टर्स की बॉडी इतनी हार्ड होती है कि उन्हें तलवार से कुछ नहीं होता। अभी शैंगवान जानता था कि जो भी कोई यहाँ पर आया है वो छुपने की कोशिश करेगा और छुपने के लिए भेस बदलने से अच्छी चीज कोई नहीं होती और कोई भेस बदलेगा तो वो इन्हीं के बीच रहना चाहेगा, जिससे उसे इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसलिए उसे शक था कि वो यही कहीं है और इनके बीच छिपा हुआ है। अब इसलिए वो अपनी एनर्जी से उस जगह को कवर कर लेता है और सबसे पहले लू शेन से कहता है कि वो वहाँ जाकर सिटी में देखे कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है कि नहीं, और इसके बाद ली को वो अपने पास बुलाता है और कहता है कि यहाँ सभी को चेक करो और पता करो कि ऐसा तो नहीं जिसने भेस बदल रखा हो। अब ली बात मानकर तुरंत अपने उस साथी के पास चला जाता है और उससे कहता है कि हमें मिलकर ये काम करना होगा। इसके बाद अब वो दोनों सभी को चेक करते हैं, जिसके बाद में ली वापस से शैंगवान के पास आता है और कहता है कि नहीं मास्टर, इनमें से किसी ने भी भेस नहीं बदल रखा है। हालांकि शैंगवान कहता है कि नहीं, अभी तक हमने हर किसी को चेक नहीं किया। और अब उसके इतने कहते ही हम फिर से यहाँ जाओ फेंग और जिया यू के पास आ जाते हैं। वैसे यहाँ हम देखते हैं कि जिया यू अब नॉर्मल हो चुका था और अभी वो जाओ फेंग को जगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जाओ फेंग तभी से बेहोश है। जाओ ही बहुत कोशिश करता है और फिर आखिर में जाओ फेंग जाग जाता है। हालांकि जाओ फेंग देखता है कि उसकी हालत अभी भी खराब है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। इसलिए वो तुरंत ही बैठकर रिकवर करने के लिए कल्टीवेशन करने लगा था। इस दौरान वो जिया हुई को भी कुछ एनर्जी देता है, जिससे कि वो भी रिकवर कर पाए। वैसे फिर तभी वहाँ वो उसकी डेमोस्टिक भी लुढ़कते हुए उनके पास आ गई थी। तो अब जाओ फेंग तुरंत उस स्टिक को उठाता है और वहाँ उस सेंटर वाली जगह के अंदर आ जाता है। वैसे पहले उसे लगा था कि ये एक वोल्केनो है, लेकिन जाओ फेंग यहाँ आकर हैरान था, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटर में एक बड़ा सा स्टोन रखा हुआ था और जाओ फेंग जब उस स्टोन पर हाथ रखता है तो उसे बहुत ठंडा महसूस होता है। ठंडा मतलब जैसे कि वहाँ बर्फ जमी हो, लेकिन वो इस चीज को थोड़ा इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। अभी वहाँ दीवार पर कई तरह की पेंटिंग बनी हुई थी, जहाँ पर वो कुछ डेड बॉडीज को देखता है और सोचता है कि शायद ये वो फायर टेक्निक है जो कि वहाँ ऊपर अप्लाई की गई थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखता है और उसे पहले उम्मीद नहीं थी कि जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आया है वो सच में उसे मिल जाएगी। लेकिन जब वो आगे बढ़कर थोड़ा और गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो रीइंकार्नेशन की टेक्निक है। इसे रीइंकार्नेशन कहे या रिवाइवल कहे, बात एक ही होगी। जाओ फेंग उस चीज को देखकर हैरान था। वो वहाँ उस जगह पर हाथ रखता है और उसकी एनर्जी को फील करता है। वो वहाँ की हर एक दीवार को ध्यान से देख रहा था और फिर ऐसा करने के बाद वो वापस पीछे से उस स्टोन के पास आ जाता है। वैसे जब वो स्टोन पर एक लॉकेट रखता है तो वहाँ पर एक और रास्ता ओपन हो चुका था। अभी जाओ फेंग कह रहा था कि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं
और यहाँ से वापस लौटना सही नहीं होगा, इसलिए हमें आगे भी देखना होगा कि आखिर यहाँ पर किस तरह के राज छुपे हुए हैं। और अब इसी के लिए वो तुरंत ही वहाँ उस जगह के अंदर चला जाता है। लेकिन इसके बाद अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका था जो जगह पूरी तरह से जमी हुई थी। जाओ फेंग और ज़ियाई हुई यहाँ आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन असल में वो यहाँ अकेले नहीं थे, क्योंकि अब अचानक से ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जाओ फेंग से कह रही थी कि तुम मुझे शैनग्वान फैमिली के तो नहीं लगते, आखिर तुम हो कौन। पर अब जाओ फेंग इसका जवाब नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन इतने में ही वो जिसकी भी आवाज थी वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास तो एक इविल वेपन भी है, लेकिन तुम मुझे ज्यादा ताकतवर समझ नहीं आ रहे, और वैसे भी इस इविल वेपन की इविल पावर ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में एंटर कर चुकी है, इसलिए तुम जल्दी पागल होकर मारे जाओगे। अब जाओ फेंग को इस चीज पर गुस्सा आता है और सामने लगी बर्फ की दीवार को तोड़कर कहता है कि तुम जो भी कोई हो। इसके बाद जाओ फेंग और जाओ हुई दोनों ही पहले रिकवर करते हैं और फिर उस जगह को और अच्छी तरह से देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ जाओ फेंग को कुछ रीइंकार्नेशन स्पेल्स भी दीवार पर दिखते हैं, लेकिन वहाँ पूरी तरह से उनके बारे में नहीं लिखा हुआ था। हालांकि फिर वो और आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जो पूरी तरह से जमी हुई थी और साथ ही उसे तभी वहाँ किसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो बस पार्ट की स्टार्टिंग में वो जिसकी भी आवाज थी वो जाओ फेंग के सामने आ चुकी थी, पर वहाँ कोहरे की वजह से जाओ फेंग साफ साफ उसे देख नहीं पा रहा था। तभी वो आवाज यहाँ जाओ हुई को देखकर कहने लगती है कि तुम्हारे पास तो थर्ड आई भी है और लगता है कि तुम्हारी सेलेस्टियल आई ओपन हो चुकी है। इसका मतलब फ्यूचर में तुम भी एक ब्लड थर्स्टी बीस्ट बन जाओगे। ये सुनकर जाओ हुई को गुस्सा आता है, पर वो आवाज उससे कहने लगती है कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं भी एक बीस्ट हूँ, पर मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि तुम भी एक बीस्ट होकर ह्यूमन के साथ क्या कर रहे हो। तभी जाओ फेंग उससे कहता है कि देखो चुपचाप हमारे सामने आ जाओ, हमें गुस्सा मत दिलाओ। अब इस चीज पर वो आवाज जाओ फेंग से कहने लगती है कि तुम इस वैली के तो नहीं लगते, और मुझे नहीं लगता कि वो बुढ़ा शैंगवन अभी मरा होगा, इसलिए तुम जरूर उस फ्लेम बीस्ट को हराकर यहाँ पहुँचे हो। तुम ताकतवर लगते हो। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस थर्ड स्टेज पर पहुँचने के लिए तुम्हें क्रिम्सन फायर तालिस्मैन की जरूरत पड़ेगी, और वो तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। और इतना कहते हुए वो जोर से चीखती है। वैसे आपको शायद याद हो, ये जो फायर तालिस्मैन है असल में ये वही चीज है जो कि फर्स्ट सीजन में सिक्स टेल फॉक्स डेमन ने जाओ फेंग को दी थी। वैसे अब सामने से वो कोहरा हटता है और वो आवाज जिसकी थी वो सामने आती है। जाओ फेंग देखता है कि ये तो नाइन टेल फॉक्स थी, और देखकर ही लग रहा था कि अभी वो जाओ फेंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो यहाँ जाओ फेंग पर हमला कर उसे फ्रीज कर देती है और कहती है कि फायर तालिस्मैन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुमने नंबर 6 के साथ क्या किया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सिक्स टेल फॉक्स डेमन असल में नाइन टेल फॉक्स का बेटा था, और अभी इसी बात से वो जाओ फेंग पर हमला कर रही थी। वैसे अभी जाओ फेंग को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वो इतनी तेजी से हमला कर रही थी कि जाओ फेंग सिर्फ उसके अटैक को डॉज कर रहा था। हालांकि जाओ फेंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है उसे रोकने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। नाइन टेल फॉक्स अभी इतने गुस्से में थी कि वो किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। वैसे उसी दौरान जब जाओ फेंग थोड़ा पीछे हटता है तभी नाइन टेल फॉक्स आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उसका पैर एक मोटी लोहे की चेन से बंधा हुआ था जिसमें आग भी लगी हुई है। जाओ फेंग इस चीज को नोटिस करता है और बाद में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके ऊपर हमला करता है। वो जानता था कि इस चेन की वजह से नाइन टेल फॉक्स आगे नहीं बढ़ पाएगी, और वो ये भी जानता है कि यहाँ पर उसे किसी ने सील किया है, इसलिए अब उसे इन्हीं चेन्स का इस्तेमाल करना होगा। और वो इस पूरी जगह में अपनी एनर्जी फैलाता है, जिस वजह से जिस फॉर्मेशन से यहाँ नाइन टेल फॉक्स को सील किया गया था वो भी एक्टिवेट हो जाता है और अपनी पावर को बढ़ा देता है। और क्योंकि उसे लगता है कि शायद नाइन टेल फॉक्स आजाद होने की कोशिश कर रही है, और वो पावर बढ़ाने की वजह से अभी और चेन्स यहाँ नाइन टेल फॉक्स को आकर पकड़ चुकी थी, जिसके बाद जाओ फेंग उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद अब हम शैनग्वान के पास आ चुके थे, जहां हम देखते हैं कि अभी उसने जब ये कहा था कि यही कहीं वो लोग मौजूद हैं जो उन किलर्स की मदद कर रहे हैं, तो अचानक ही वहाँ से 2 लोग भागने लगे थे। हालांकि शैनग्वान तुरंत अपनी एनर्जी से उन्हें पकड़ लेता है। बाद में वो सभी को बताता है कि इन दोनों के ऊपर माइंड कंट्रोलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब वो लोग इनकी बॉडी पर उस स्पेल को हटा देते हैं। वैसे शैनग्वान कुछ वैसी ही चोटों के निशान इनकी बॉडी पर भी देखता है जिसे उन फिश मॉन्स्टर्स की बॉडी पर थे। वैसे बाकियों को पता नहीं था कि इन पर ये स्पेल यूज किसने किया था, पर शैनग्वान यहाँ सब समझ गया था। वो सारी डिटेल बताता है, जिसके बाद ली कहता है कि इसका मतलब वो जिन थे।
साथ ही शैनगुएन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से भागे, उसके हिसाब से वो उनकी ही वैली में कहीं छुपे हुए हैं। अब इतना सुनते हैं वो फिश मॉन्स्टर्स बहुत ही जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे थे। अब वो ट्रांसलेटर शैनगुएन को बताता है कि ये लोग कह रहे हैं कि उस कातिल को इनके हवाले कर दो, वरना ये वैली में सभी लोगों को खत्म कर देंगे। अब सिचुएशन लगभग वैसी क्रिएट हो चुकी थी जैसी शुरुआत में थी, मतलब फिश मॉन्स्टर और वैली के लोग आपस में लड़ने वाले थे। लेकिन इसके बाद अब फिर से सीन चेंज होता है और हम फिर से वहाँ शैनगुएन की उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ज़ाओ फेंग ने आखिर में नाइन टेल फॉक्स पर हमला तो किया था, लेकिन वो पहले ही रुक गया था, वो उसे मारता नहीं। जो देखकर नाइन टेल फॉक्स हैरान थी, उसने हार मान ली थी, पर वो ज़ाओ फेंग से पूछती है कि आखिर उसने हमला क्यों नहीं किया। इस पर ज़ाओ फेंग कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़कर कहने लगता है कि तुम अभी सिक्स टेल फॉक्स की बात कर रही थी, क्या तुम उसे जानती हो? ये सुनकर नाइन टेल फॉक्स तुरंत उसके सामने आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? ज़ाओ फेंग बताता है कि हाँ, वो मारा जा चुका है। अब ये सुनकर नाइन टेल फॉक्स को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो बताती है कि वो उसकी मदर है। अभी ज़ाओ फेंग ये सुनकर हैरान था। ज़ाओ फेंग बताता है कि आज से 10 साल पहले वो और उसके दोस्त एक मिशन के लिए एक गांव पहुंचे थे, जहां 2 डेमन्स उन गांव वालों को परेशान कर रहे थे। उसी दौरान ज़ाओ फेंग की मुलाकात 6 टेल फॉक्स डेमन से हुई थी। ज़ाओ फेंग बताता है कि 6 टेल फॉक्स और 3 टेल फॉक्स, जिसे 6 टेल फॉक्स प्यार करता था, उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में अपना दम तोड़ा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे। वो कहता है कि मरने से पहले 6 टेल फॉक्स ने ही उसे ये चीज दी थी जिसे 9 टेल फॉक्स अभी क्रिम्सन फायर टैलिस्मैन कह रही है। ये सुनने के बाद 9 टेल फॉक्स खुद को संभाल नहीं पाती, वो खुद से ही बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो वहीं पर गिर जाती है। अब ज़ाओ फेंग उससे कहता है कि देखो, वहाँ गलती मेरी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे सजा देना चाहते हो तो दे सकती हो। इतना कहकर ज़ाओ फेंग वहाँ से आगे बढ़ता है और आसपास की दीवारों पर वही चीज ढूंढने लगता है जिसके लिए वो यहाँ तक आया था, लेकिन वहाँ किसी भी दीवार पर कुछ नहीं था। ये देखते हुए ज़ाओ फेंग को गुस्सा आता है और अचानक ही उसकी वो डेमनिक एनर्जी उस पर हावी होने लगती है। हालांकि फिर ज़ाओ फेंग ने किसी तरह से खुद को संभाल लिया था। तभी 9 टेल फॉक्स कहती है कि तुम जरूर यहाँ पर ज़ुआन फायर फॉर्मेशन के लिए आए होगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो यहाँ पर नहीं है। ये पूरी जगह सिर्फ मुझे ट्रैप करने के लिए बनाई गई थी, वो तुम्हें यहाँ से नीचे जाने पर मिलेगा। अब इतना सुनकर ज़ाओ फेंग और ज़ाओ हुई वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ज़ाओ हुई जाना नहीं चाहता था क्योंकि अभी तक उन्होंने पूरा काम नहीं निपटाया है। ज़ाओ हुई चाहता है कि वो 9 टेल फॉक्स को आजाद कर दे क्योंकि वो बहुत सालों से यहाँ फैंगजियान वैली में कैद है, और ज़ाओ फेंग भी अभी यही सोच रहा था, पर वो ज्यादा सोचता नहीं और सीधा फैसला कर लेता है। वो 9 टेल फॉक्स से पूछता है कि वो उसे आजाद कैसे कर सकता है। ये सुनकर 9 टेल फॉक्स हैरान थी। वो कहती है कि क्या सच में तुम मुझे आजाद करोगे? वैसे इसके बाद वो बताती है कि उसे दुनिया की कोई भी चेन बांध नहीं सकती, वो यहाँ सिर्फ ज़ुआन फायर की वजह से बंधी हुई है, जो कि इन चेन्स पर स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू फैली है। वो कहती है कि अगर तुम फायर टैलिस्मैन को अगर सामने लगे स्टोन पर लगा दोगे तो मैं बच सकती हूँ। लेकिन 9 टेल फॉक्स को यकीन नहीं था कि ज़ाओ फेंग सच में उसकी मदद करेगा, पर तभी ज़ाओ फेंग आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर 9 टेल फॉक्स हैरान हो जाती है। वैसे अभी ज़ाओ फेंग वहाँ सामने उस स्टोन के पास आ चुका था और आगे स्टेप्स पर चढ़ने लगा था। 9 टेल फॉक्स उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, जिस पर ज़ाओ फेंग कहता है कि 10 साल पहले तुम्हारे बेटे को लावा में धक्का मैंने ही दिया था, वो यहाँ होता तो वो भी अभी अपनी मदर को आजाद कराता, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ जो वो करता। वैसे ज़ाओ फेंग के बिहेवियर से 9 टेल फॉक्स भी समझ रही थी कि ज़ाओ फेंग का भी दिल किसी बात से टूट चुका है, मतलब अंदर ही अंदर वो किसी बात से दुखी है। वैसे बाद में वो अपनी स्टोरी भी बताती है। आज से 3000 साल पहले उसने और उसके क्लैन वालों ने इस फायर टैलिस्मैन को किसी दूसरी वैली के अंदर से चुराया था। तब बहुत खतरनाक जंग हुई थी, जिसके बाद अंत में सिर्फ 6 टेल फॉक्स ही वहाँ से बचकर निकल पाया। बाकी क्लैन मेंबर्स में से कुछ मारे गए और कुछ इंजर्ड होकर वहीं पर रह गए। वैसे अब तब तक ज़ाओ फेंग वहाँ उस स्टोन के पास पहुँच चुका था। वो उस पर उस फायर टैलिस्मैन को रखता है, जिसके बाद वहाँ एक एनर्जी फैलने लगती है। ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल थी, जिस वजह से 9 टेल फॉक्स को भी बहुत दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो चिल्ला भी रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसकी वो चेन्स टूट जाती हैं। वैसे अब वो और ज्यादा ताकत से चीखती है, पर वो यहाँ पर दर्द से नहीं बल्कि खुशी से चीख रही थी। साथ ही वो जोर जोर से हंसती है और उसकी आवाज पूरी वैली में गूंजने लगती है और यहाँ उसकी एनर्जी भी हर तरफ फैल रही थी। ये एनर्जी शैनगुएन और बाकियों के पास भी पहुँचती है। वो भी इस एनर्जी को महसूस कर घबरा जाते हैं और वहाँ शैनगुएन भी पहचान जाता है कि उनकी वैली पर कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। इस तरफ 9 टेल फॉक्स आजाद हो चुकी थी। वैसे उसकी हंसी सच में गूज़बम्प्स ला देने वाली थी।
अब इस तरफ जाओ फेंग जब नाइनटेल फॉक्स को वो फायर टैलिस्मैन लौटा रहा था तो वो उसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि इसे तुम ही रखो क्योंकि तुम्हारे पास जो डेमनिक स्टिक है वो तुम्हें जल्द ही एक ब्लड थर्स्टी डेमन में बदल देगी, लेकिन तब ये तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ फेंग इस पर मान जाता है। वैसे वो ये चीज नोटिस करता है कि नाइनटेल फॉक्स को बहुत ज्यादा नॉलेज है, इस वजह से वो बाई यू की प्रॉब्लम उससे डिस्कस करता है, जिस पर नाइनटेल फॉक्स कहती है कि हाँ इसका एक इलाज है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में जब जाओ फेंग नाइनटेल फॉक्स से इस सब के बारे में पूछता है तो नाइनटेल फॉक्स कहती है कि हाँ इसका इलाज है। जाओ फेंग ये सुनकर हैरान था। वो तुरंत कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे वो इलाज बताइए, जिस पर नाइनटेल फॉक्स कहती है कि शायद जिसकी तुम बात कर रही हो तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। वैसे इसके बाद वो कहती है कि बहुत साल पहले मैंने भी किसी को सोल रिवाइविंग स्पेल का यूज करने को कहा था जब उसकी सिर्फ 3 सोल बची हुई थी। हालांकि तुम्हारी तो उसकी सिचुएशन अलग है, लेकिन अगर किसी के पास एक सोल भी बची हुई हो तो भी चांसेस है कि हम उसे बचा सकते हैं। वैसे ये सुनकर जाओ फेंग हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, विच क्लैन तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सुनकर नाइनटेल फॉक्स कहती है कि लगता है तुम्हें इस बारे में अच्छी नॉलेज है। अब जाओ फेंग कहने लगता है कि हाँ वो 10 साल से विच क्लैन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान उसे कई लोगों ने बताया कि विच क्लैन हजारों साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस पर नाइनटेल फॉक्स हैरानी से कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी कैद होने के 200 साल पहले ही मैं उनसे मिलकर आई थी और उनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 500-600 साल और वहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। साथ ही वो ये भी बोलती है कि तुमने आजाद होने में मेरी मदद की थी, इसलिए उस क्लैन को ढूंढने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनते हुए जाओ फेंग तुरंत ही घुटनों पर आकर कहता है कि सीनियर इसके बदले आप फ्यूचर में मुझसे जो भी करने को कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सुनकर नाइनटेल फॉक्स वहाँ से आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम मुझे सीनियर क्यों कहते हो, मैं तुम्हें इतनी बुढ़ी लगती हूँ। जिस पर जाओ फेंग पूछता है कि फिर मैं आपको क्या कहूँ। तो इसके बाद नाइनटेल फॉक्स अपना नाम ज़ियाओ बाई बताती है। वैसे इसके बाद वो यहाँ ज़ियाओ हुई का नाम भी पूछती है, जिस पर जाओ फेंग ज़ियाओ हुई का नाम बताता है, जो सुनकर ज़ियाओ बाई कहने लगी थी कि कमाल है, हम दोनों का नाम लगभग सेम है। वैसे अब जल्द ही शाम होने वाली थी, इसलिए वो वहीं एक गुफा देखकर छुप जाते हैं। अब अगले दिन जब सुबह जाओ फेंग की नींद खुलती है तभी वो वहाँ किसी की प्रेजेंस महसूस करता है और वो तुरंत बाहर आकर पूछता है कि कौन है जो उन पर नजर रख रहा है। अब तभी जिन वहाँ आगे आती है। जाओ फेंग कहता है कि कमाल है, तुमने मुझे इस जगह पर कैसे ढूंढ लिया। जिस पर जिन कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस हर तरफ ढूंढ रही थी और तुम मिल गए। वैसे वो कहती है कि कमाल है, मुझे लगा हम सिर्फ यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आए हैं, लेकिन तुम तो फैंगजियान वैली को तबाह करने के लिए आए थे। जिस पर जाओ फेंग कहता है कि नहीं, वो वोल्केनो जो फूटा वो मेरी गलती नहीं थी, वो सब कुछ नेचुरली हुआ है। हालांकि इतने में जिन वहाँ सामने से ज़ियाओ बाई को आता हुआ देखती है, वो उसे देखकर हैरान थे, पर वो कहती है कि ये लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम और घोस्ट किंग की बेटी बाई यू एक दूसरे को पसंद करते थे और एक को बचाने के लिए दूसरे ने अपनी जान लगभग पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दी थी। जिसके बाद तुमने क्वीन यू सेक्ट को छोड़कर घोस्ट सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, जिससे कि तुम बाई यू को ठीक कर सको। हालांकि ये बात पुरानी हो चुकी है, लगता है तुम्हें अपना नया लाइफ पार्टनर मिल गया। अच्छा है, मैं इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी। साथ ही जिन यहाँ पर ये भी कहती है कि मैं कुछ दिन बाद घोस्ट सेक्ट आकर घोस्ट किंग को भी इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कहूंगी। इस चीज पर ज़ियाओ हुई को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी ज़ियाओ बाई आगे आकर कहने लगती है कि लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। वो बताती है कि पिछली रात कुछ बुरे लोगों ने उस पर हमला किया था, जिस दौरान जाओ फेंग ने उसकी जान बचाई और तभी जाओ फेंग ने उसे अपने ये कपड़े दिए थे। अब ये सुनकर जिन कहती है कि ठीक है, मैं मान लेती हूँ, पर इतने में ही वहाँ हम कुछ फैंगजियान वैली के गार्ड्स को आता हुआ देखते हैं, जिन्हें महसूस करते हुए जिन तुरंत कहती है कि अब जब तुम दोनों साथ हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और इसके बाद वो एक पत्ती निकालकर उसे जलाते हुए वहाँ से फिर मिलेंगे कहते हुए चली जाती है। हालांकि इतने में ही जाओ फेंग को फिर से किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो तुरंत ही वहाँ से उड़ते हुए उन सभी गार्ड्स के बीच आ जाता है। वो उनसे कहता है
कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। हालांकि वो गार्ड्स पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, लेकिन वो अभी लड़ने के मूड में थे, इस वजह से ज़ाओ फेंग को उनसे लड़ना पड़ता है। इसी दौरान एक गार्ड उस पर तलवार से हमला करने वाला था, लेकिन वो ज़ाओ फेंग की डेमनिक एनर्जी और गुस्से को देख डर कर वहाँ से भाग जाता है। वैसे इन गार्ड्स को ज़ाओ फेंग की जगह का पता उसी पत्ती से चला था जिसे जिन ने चलाया था। वैसे अब यहाँ ज़ाओ फेंग कह रहा था कि आखिर जिन को मेरी लोकेशन का पता चला कैसे, जिस पर ज़ियाओ बाई कहती है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लड़की कभी तुम्हें नहीं हरा सकती। हालांकि तभी वो ज़ियाओ हुई के अंदर से आ रही स्मेल को नोटिस करते हुए कहती है कि शायद इसने बहुत दिन से नहाया नहीं है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम लू को देखते हैं। वो इस वक्त पानी के बीच एक स्टोन पर खड़े होकर किसी टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रही थी। ये टेक्निक बुक ऑफ हेवन में लिखी हुई है। हालांकि बहुत टाइम तक इसकी प्रैक्टिस करने के बाद भी लू इसे मास्टर नहीं कर पाई थी। वो हर बार नाकामयाब होती जा रही थी, जिस दौरान वो ज़ाओ फेंग को याद करती है और सोचती है कि उसने क्विंग यू मार्शल आर्ट से इस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज काम नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें दूसरी तरह की मार्शल आर्ट फॉर्म का यूज होता हो। वैसे अब वो ज़ाओ फेंग की टेक्निक का यूज करने का तरीका सोचते हुए सेम फिर से वही टेक्निक को यूज करने की कोशिश करती है और इस बार उसने लगभग इस टेक्निक को मास्टर कर ही लिया था। अब तभी वहाँ पर उसकी एक दोस्त आती है और उससे कहती है कि सिस्टर, तुम बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हो, इस तरह से कहीं तो बीमार न पड़ जाओ। जिस पर लू कहती है कि नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। वैसे वो उस लड़की से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है, जिस पर वो लड़की बताती है कि सेक्ट मास्टर लू को अर्जेंटली बुला रहे हैं, उन्होंने किसी बात को लेकर उससे डिस्कस करना है। ये सुनकर लू थोड़ी सी हैरान थी, पर अगले सीन में वो वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ आकर भी सेक्ट लीडर बात कर रहे थे कि फैंजियान वैली पर कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। डेमन सेक्ट्स उनके वहाँ आकर तबाही मचा रहे हैं। वो कहती हैं कि फैंजियान वैली कभी भी इस प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करते, इस वजह से ऐसे टाइम में हम शांत नहीं रह सकते, हमें उनकी मदद करनी होगी। वो बताते हैं कि उन्होंने तियानियन टेम्पल के मॉन्क से भी बात की थी। अब तभी वही बैठी एक एल्डर लेडी पूछती है कि फिर आपने क्या फैसला लिया, जिस पर सेक्ट लीडर कहती हैं कि मैं लू को वहाँ भेजने वाला हूँ, क्योंकि लू हमारे यहाँ की यंग जनरेशन में सबसे पावरफुल और काबिल कल्टीवेटर्स में से एक है। वैसे वो लू से भी कहते हैं कि वहाँ पर जाकर हमें लड़ना नहीं है, बल्कि शांति से सारा मामला सुलझाना है और देखना है कि डेमन सेक्ट आके चाहते क्या है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से यहाँ ज़ियाओ बाई और ज़ाओ फेंग के पास आते हैं। ज़ियाओ बाई इस वक्त ज़िया यू को पानी में नहाने की कोशिश करा रही थी, लेकिन ज़ियाओ ही नहाना नहीं चाहता था, पर ज़ियाओ बाई उसे एक फ्रूट देकर मना लेती है। हालांकि तभी ज़ाओ फेंग कहता है कि उसे तो ज़ियाओ यू के अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आ रही, जिस पर ज़ियाओ बाई कहती है कि हाँ, उसने भी ये स्मेल तब तक नोटिस नहीं की थी जब तक वो जिन से नहीं मिले। इसे ज़ाओ फेंग समझ गया था कि शायद इसी स्मेल की वजह से जिन ने ज़ाओ फेंग का पता लगाया था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम घोस्ट सेक्ट में आते हैं, जहां हम डेमन किंग को देखते हैं कि अभी वो कई सारे पावरफुल बीस्ट को डेमन पॉट के फॉर्मेशन के नीचे रखकर कुछ प्लानिंग कर रहा है। हालांकि जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसी दौरान एक मास्टर आकर उसे बताता है कि फैंजियान वैली में एक वोल्केनो फटा है और ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही। अब डेमन किंग पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, जिस पर वो मास्टर बताता है कि उन्होंने कोशिश की थी, पर फैंजियान वैली पहले ही हर तरफ के रास्ते बंद कर चुकी है और किसी को कुछ भी नहीं बता रही। अब ये सुनकर डेमन किंग पूछने लगता है कि क्या ज़ाओ फेंग वापस लौटकर आ गया, जिस पर वो मास्टर कहता है कि आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो इस पर डेमन किंग कहता है कि अगर कुछ बड़ा हुआ है और अभी तक जिसने वो किया है वो पकड़ा नहीं गया, तो इसका मतलब जरूर वो ज़ाओ फेंग का नाम होगा। वैसे भी वो हमें बताकर नहीं गया था और वो ऐसी चीजें करता रहता। हालांकि ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर डेमन किंग कहता है कि ज़ाओ फेंग की चिंता मुझे नहीं है, वो खुद को संभाल सकता है। बाकी अभी हम कुछ न कुछ कर 10,000 पॉइजन सेक्ट और ही हुआन सेक्ट को आगे बढ़कर लड़ने और मरने देंगे। यहाँ डेमन किंग ये बात साफ साफ जानता था कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो सारा शक डेमन सेक्ट पर ही जाएगा, इसलिए इस तरह खुद सामने आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा वो लोग शांत रहे। वैसे अब सीन चेंज होता है और हम ज़ाओ फेंग और ज़ियाओ बाई को देखते हैं। अभी ज़ाओ फेंग और ज़ियाओ बाई यहाँ फैंजियान वैली से बाहर निकलने की तैयारी में थे, जिस दौरान ज़ियाओ बाई कहती है कि इन लोगों के सामने आने से तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि तुम्हारी चोट अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई है। और अब इसके बाद वो खुद ज़ाओ फेंग को रास्ता गाइड करने लगी थी।
वैसे इसके बाद एक बार फिर सीन चेंज होता है और हम एक अजीब से बीस्ट के स्कल को देखते हैं। यहाँ उसकी पूरी बॉडी थी जिसमें एक एनर्जी फैल रही थी, जिसके बाद हमें एक मिस्टीरियस न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इस वक्त कह रहा था कि फैंजियन वैली खुद अभी अपनी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, लेकिन ऐसे में भी स्काई किंग डेथ स्टोन को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। वैसे इस दौरान वो ब्लैक फायर के बारे में भी कुछ बात कर रहा था, लेकिन उसकी ज्यादा बातें समझ नहीं आती। अब आखिर में वो मास्क पहनता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही पर्सन है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था फैंजियन वैली के जंगलों में। और अब हमें पता चलता है कि ये उसी विच क्लैन का एक मेंबर है जिसे ज़ाओ फेंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इसका नाम हीमू है। इस वजह से अब वो ज़ाओ फेंग की हेल्प करने का भी फैसला लेती है विच क्लैन को ढूंढने में। दूसरी तरफ वहाँ किंग यूसेक और तियानयिन टेम्पल से 2 डिसाइपल यहाँ फैंजियन वैली में भेजे गए थे, जिससे यहाँ क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके और फैंजियन वैली को मदद मिल सके। साथ ही आखिरी में हमने एक मिस्टीरियस आदमी को देखा था और हमें पता चला था कि ये असल में विच क्लैन का ही एक मेंबर है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी ज्योतिष कुछ लोगों को फैंजियन वैली की कहानी सुना रहे थे। वो बताते हैं कि किस तरह से फैंजियन वैली में एक दिन अचानक ही बहुत ही तेज भूकंप आया, जिसके बाद सभी ने एक बड़े से फायर ड्रैगन को हवा में जाते हुए देखा। उस दौरान पूरी फैंजियन वैली हिल चुकी थी। ये सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब क्या होगा। उन्हें भविष्य जानना था, लेकिन इस पर ज्योतिष कहती हैं कि तुम सभी भविष्य जानना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि फॉर्च्यून टेलिंग करना इतना ज्यादा आसान है? अगर कोई भी इस तरह भविष्य बता पाता तो भी फैंजियन वैली को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। अब तभी सीन चेंज होता है और हम फैंजियन वैली में आते हैं। अभी वैली में जो कुछ भी हुआ है उस चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियस लिया गया है। वहाँ ऑर्डर पास हो चुका है कि पूरी वैली पर नजर रखी जाएगी। अगर उन्हें कोई भी ऐसा पर्सन दिखता है जिस पर उन्हें डाउट हो रहा हो तो वो उसे तुरंत खत्म भी कर सकते हैं। वैसे उन्हीं की इस तैयारी के बीच हम तियानयिन टेम्पल के एक डिसाइपल को देखते हैं जिसे तियानयिन टेम्पल की तरफ से भेजा गया था। वो भी यहाँ पहुँच चुका है। अब सीन चेंज होता है और हम ज़ाओ फेंग को देखते हैं। अभी उन्होंने एक विलेज में घर ढूंढ लिया है जहाँ वो रात गुजार सकते हैं। यहाँ अभी काम करने में सिर्फ ज़ाओ फेंग था। वो खुद से कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि ये बॉडी कब तक बचेगी। उसे अभी ज़ियाओ बाई की कही वो बात याद आ रही थी। ज़ियाओ बाई ने कहा था कि उस डेमन स्टिक को वो फेंक दे वरना वो जल्द ही मारा जाएगा। अभी ज़ाओ फेंग खुद से कहता है कि वो बाई यू से मिलने के लिए किसी भी चीज को सैक्रिफाइस कर सकता है और अभी सैक्रिफाइस के लिए उसने खुद को चुना था। वैसे अब फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब लू भी वहाँ फैंजियन वैली के पास पहुँच चुकी थी, लेकिन अब रात हो चुकी है और रात में किसी को भी वैली के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं थी। इस वजह से ली उसका रास्ता रोक लेता है और वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए, लेकिन अभी वैली में एंटर करना मना है, इसलिए हमने व्यवस्था कर दी है। आप यहाँ किसी भी गेस्ट हाउस में रहकर रात गुजार सकती हो। अगले दिन मैं खुद आपको फैंजियन वैली के अंदर ले जाऊंगा। अब लू थैंक्स कहकर आगे बढ़ जाती है। अभी वो जब अपने कमरे का गेट ओपन करती है तो उसे कुछ अजीब फील होता है। वहीं हम ज़ाओ फेंग को देखते हैं, लेकिन यहाँ बस सीन इस तरह से बनाया गया था जिससे कि लू के दरवाजे खोलने के बाद ज़ाओ फेंग सामने हो, जबकि ऐसा नहीं था। असल में वहाँ दूसरी तरफ ज़ियाओ बाई ने दरवाजा खोला था। वैसे इस वक्त ज़ाओ फेंग अपनी बॉडी को देख रहा था क्योंकि उस डेमन स्टिक और उस डेमनिक एनर्जी का कारण उसकी बॉडी में अब क्रैक पड़ना शुरू हो गए हैं। इसी वजह से ज़ाओ फेंग अभी कह रहा था कि उसे नहीं पता कि उसकी ये बॉडी कितने टाइम तक और उसका साथ देगी। वैसे अब ज़ियाओ बाई को देखकर वो तुरंत अपने कपड़े फिर से पहन लेता है। ज़ियाओ बाई कहती है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए, हम सुबह जल्दी यहाँ से निकलेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम यहाँ लू के पास आते हैं। यहाँ अभी ली लू से कह रहा था कि आपको तो याद ही होगा कि हम अभी कुछ ही टाइम पहले साथ में एक मिशन पर गए थे। आप सच में बहुत ताकतवर हो। आपसे तब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि उसकी बातें ऐसी थी कि लू को उस पर डाउट होता है और वो कुछ सोचती है और गुड नाइट कहकर वहाँ से कमरे में चली जाती है और गेट लगा लेती है। वैसे वहाँ ज़ाओ फेंग अभी सोया नहीं था। तभी ज़ियाओ बाई वहाँ आती है। उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे और वो तैयार भी लग रही थी। वो बताती है कि वो जिस गांव में रुके हुए हैं यहाँ एक फेस्टिवल होता है और इसीलिए वो तैयार हुई है। अब बाद में वहाँ लोग आग जलाकर आसपास घूमते हुए गाना गाते हैं। ये गाना अभी ज़ियाओ बाई गा रही थी। उसका गाना चलते जाता है और सुबह हो जाती है, जिसके बाद यहाँ से वो अपने सफर पर निकल चुके थे।
धीरे धीरे जगह और दूसरे शहर पार करते हुए जब ये गाना खत्म होता है तब वो एक नाव में पहुंच चुके थे। यहाँ ज़ियाओ बाई बहुत खुश लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये जगह पहले भी देखी है। इसी वजह से ज़ाओ फेंग उससे पूछता है कि क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो। इस पर ज़ियाओ बाई कहती है कि हाँ बिल्कुल, हमारा क्लैन पहले यहीं रहा करता था। वो बताती है कि उसका बचपन इसी जगह पर गुजरा है, लेकिन बाद में वो सभी के साथ यहाँ से माउंट हुकी की तरफ चली गई। वो कहती है कि उसकी जगह पर आज घोस्ट सेक बसा हुआ है। अब ज़ाओ फेंग ये सुनकर हैरान था। वो कहता है कि तब तो वहाँ ह्यूमंस भी रहते होंगे, फिर क्या तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती थी। जिस पर ज़ियाओ बाई कहती है कि नहीं, हम और ह्यूमंस बहुत करीब थे, कुछ की तो लव स्टोरीज भी बहुत फेमस हुई थी। अब ये सुनकर ज़ाओ फेंग कुछ नहीं कहता। वैसे इसके बाद हम जिन को देखते हैं वो अभी फैंगजियान वैली से बाहर नहीं निकली थी, पर वो लगभग आउटसाइड में ही है। यहाँ अभी कुछ फैंगजियान वैली के गार्ड्स उस पर हमला किए थे, लेकिन उसने सभी को हरा दिया था और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक गार्ड को वश में कर लिया था। वो एक गार्ड से पूछती है कि फैंगजियान वैली में जो धमाका हुआ वो क्या था। अब वो गार्ड उसके कंट्रोल में था, इसलिए वो बताता है कि किसी ने वोल्केनो में जाकर किसी खास स्पेल का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो धमाका हुआ था। अब यहाँ के गार्ड्स को ज्यादा नॉलेज नहीं रहती, इस वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाता। पर जिन कहती है कि सच में यंग मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे यहाँ वो यंग मास्टर ज़ाओ फेंग को कह रही थी। अब उसी दौरान उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अभी झाड़ियों में फैंगजियान वैली का ही एक गार्ड छुपा हुआ था और उसने जिन की बात सुन ली थी। वो तुरंत अपने पास से एक ईगल निकालता है जो कि दूसरों तक सिग्नल पहुंचाने के लिए यूज होती है। अब जिन ने भी उसकी आवाज सुन ली थी, इसलिए वो तुरंत हमला करती है, पर वो गार्ड बहुत तेज था। उसने तुरंत उस ईगल को वहाँ हवा में छोड़ दिया था। वो ईगल अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिसे देख ली और बाकी वहाँ आसपास के सभी गार्ड्स तुरंत इस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। ये एनर्जी दूर तक पहुँची थी, इसलिए वहाँ लू भी इस एनर्जी को महसूस कर लेती है और वो तुरंत भी इसी डायरेक्शन में आने के लिए बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ जिन ने ऑलरेडी उस गार्ड को खत्म कर दिया था, पर वो कह रही थी कि तुमने बहुत तेजी दिखाई। वैसे अब जब ली और बाकी उसके साथी वहाँ पहुँचते हैं तो वो एक गार्ड को वहाँ खड़ा देखते हैं। वो गार्ड बताता है कि मास्टर लू अभी जिन के पीछे गए हैं और उन्होंने उस गार्ड को यहाँ इन पर नजर रखने कहा है। अब ली बात मान लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा डिसाइपल आता है। वो बहुत जल्दी में था। ली पूछता है कि क्या हुआ, तो इस पर वो डिसाइपल बताता है कि किसी ने फैंगजियान वैली के बहुत सारे प्रिजनर्स को आजाद करा दिया है और मास्टर लू और कुछ डिसाइपल्स अभी उन्हें ही पकड़ने गए हैं। अब ये सुनकर ली समझ जाता है कि वो जिस गार्ड से बात कर रहा था वो उसका साथी नहीं है, इसलिए ली तुरंत उस पर हमला करता है। यहाँ अब जिन अपने असली रूप में आ गई थी। उसे देख ली उससे पूछता है कि आखिर लिन कहाँ पर है। असल में लिन वही लड़की है जो कि हमेशा ली के साथ रहती थी। इस पर जिन कहती है कि वो तुम्हारी जूनियर है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। मुझे कैसे पता होगी। और इतना कहते हुए जिन ने अपना डैगर निकाल लिया था। वो तुरंत उससे हमला करती है। यहाँ ली उसके हमले को रोक रहा था, जिसके बाद बाकी डिसाइपल्स भी आगे आते हैं और उनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। जिन अभी अच्छी तरह से जानती थी कि इस फाइट में ली के पास एडवांटेज है क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं। इसी वजह से वो तुरंत अपने फॉग को वहाँ फैलाती है, जिससे सभी उसके कंट्रोल में आ गए थे। और इसी दौरान उसने अपना भेष बदलकर खुद को ली की तरह बना लिया था। अब सभी लोग हैरान थे और फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या करे। पर ली खुद यहाँ जिन पर हमला करता है। अभी उन दोनों की फाइट के दौरान अचानक से जिन का वेपन, मतलब वो डैगर जिसे उसने अभी ली की तलवार में बदला था, वो नॉर्मल हो जाता है। इससे वो लोग अब जिन पर हमला कर सकते थे, लेकिन वो जिन के कंट्रोल में थे। इस वजह से वो जिन पर नहीं बल्कि ली पर हमला कर देते हैं। अभी ली उनके फायर फॉर्मेशन के नीचे था और अपनी तलवार से उसे रोक रहा था, जिस दौरान जिनको मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। पर तभी लू वहाँ पहुँचती है और अपने आइस एट्रीब्यूट से उस फायर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। ली उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि सीनियर हमारी मदद कीजिए, हमें इस लड़की को किसी भी कीमत पर पकड़ना है। इसके बाद अब लू सीधा जिन के पीछे पड़ गई थी। जिन भागते हुए एक पेड़ के पीछे छुपती है, लेकिन लू यहाँ अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन क्रिएट कर हमला करती है। अभी जिन पेड़ के पीछे थी, लेकिन वो क्लोन पेड़ को भी चीरते जा रहे थे। इस वजह से जिन को सामने आकर हमला करना पड़ता है। हमले के दौरान लू के हमले ज्यादा तेज और ताकतवर थे, जिस वजह से जिन को उन अटैक से बचते हुए हमला करना पड़ रहा था।
इस बीच वो अपने कुछ स्पिरिचुअल क्लोन्स क्रिएट करती है, लेकिन लू उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब तभी जिन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बहुत सारे थ्रेड क्रिएट कर लिए थे, पर लू उन्हें भी फ्रीज कर देती है और डिस्ट्रॉय कर फिर से हमला करने लगती है। जिसके बाद जिन अपनी उसी एनर्जी का यूज कर रही थी जिससे वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, लेकिन लू ने उस एनर्जी को भी रोक दिया था और अब लू बहुत ही तेजी से हमला करने लगी थी, जिस वजह से जिन को हमला करने का मौका नहीं मिलता और बस वो पीछे हटती जाती है। इस बीच ली और बाकी सभी भी वहाँ जिन को पकड़ने आगे आ चुके थे। तभी जिन एक एंड पॉइंट पर पहुँच जाती है और जब लू उस पर हमला करती है तो जिन लू के अटैक से बचने के लिए वहाँ से हंसते हुए सीधा खाई में जंप कर देती है। जिसके बाद ये लोग बस उसे देखते रह जाते हैं। वैसे वहाँ दूसरी तरफ जाओ फेंग और जियाओ बाई जब बोट पर जा रहे थे तो जाओ फेंग पूछता है कि क्या हमें ज्यादा दूर जाना है, जिस पर जियाओ बाई पहले उसे इस जगह के बारे में बताती है। वो कहती है कि यहाँ पहले कई तरह के क्लैन्स मिलकर रहा करते थे। इस जगह को तियानशुई विलेज कहा जाता है। यहाँ के साउथ में दूसरा विलेज पड़ता है, हमें उसी डायरेक्शन में बढ़ना है। पर अब 300 साल बीत चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि कहीं वो जगह बदल न गई हो। पर मेन बात ये है कि हाँ, अभी हमें अच्छी खासी देर लगेगी। वहाँ पर लू भी आ जाती है। अब लू को हराना जिन के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए वो भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लोग उसे भागने भी नहीं दे रहे थे। हालांकि खुद ही जान बचाने के लिए जिन एक खाई में कूद जाती है, जहां वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाते। अब आगे तो बस पार्ट की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक डेजर्ट इलाके में आगे बढ़ते जा रहा था। वो बहुत देर से चल रहा था, इसलिए वो थक चुका था और भगवान से मदद मांग रहा था। लेकिन अब इतने में ही अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ता है। यहाँ उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन अभी भी वो कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। पर अब तभी अचानक ही वहाँ एक ब्लैक ऑरा फैलने लगता है और जैसे ही वो ब्लैक ऑरा यहाँ उसकी बॉडी को टच करता है तो वो वहाँ से गायब होकर एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट में आ चुका था। यहाँ अचानक से आकर अभी वो बहुत ज्यादा डर गया था। तभी हम वहाँ विच क्लैन के उसी मेंबर को देखते हैं जिसे हमने पिछले पार्ट की पहले देखा था। इसका नाम हीमू है। अब ये इस आदमी से कहता है कि खुद को सरेंडर कर दो, इसी चीज में तुम्हारी भलाई है। जो सुनकर वो आदमी कहता है कि तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम कौन हो? अब हीमू बोलता है कि अगर तुम मान ही गए हो तो सबसे पहले खुद को सैक्रिफाइस करो। और अब उसके इतने कहते ही वहाँ जमीन से कुछ अजीब सी चीज निकलकर यहाँ उस आदमी को अपने अंदर खींचने लगती है और वो वहाँ बने एक काले दलदल में धंस जाता है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम तियानशुई विलेज में आते हैं, जहाँ जाओ फेंग और जाओ बाई पहुँच चुके थे। अभी जाओ बाई कह रही थी कि ये विलेज 300 साल में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है और ये पहले से भी अच्छा लग रहा है। अभी वो यहाँ के मार्केट में थे और जियाओ बाई को यहाँ बहुत मजा आ रहा था। वो वहाँ की हर एक चीज देख रही थी और जो उसे पसंद आ रहा था वो उसे उठाती जा रही थी। हालांकि कई शॉपकीपर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जाओ फेंग उन्हें पैसे दे देता है। हालांकि बाद में जियाओ ही छुपकर उन पैसों को उठाते जा रहा था। वैसे वो चीजें खरीद कर एक पेंटिंग शॉप पर आते हैं, जहाँ जियाओ बाई जाओ फेंग की पेंटिंग बनाने का कहती है। वो पेंटर जाओ फेंग की सेम टू सेम फोटो बनाता है, लेकिन जाओ बाई को चाहिए था कि वो उसमें जाओ फेंग के चेहरे पर स्माइल ऐड करे और फिर स्माइल ऐड करवाकर वो वहाँ से फोटो लेकर आगे बढ़ जाती है। हालांकि तभी उस विलेज के कुछ लोग जाओ बाई को देखकर उसे प्रपोज करने लगते हैं। वो बता रहे थे कि उनके पास कितने पैसे हैं, लेकिन तभी जाओ फेंग आगे आता है और जाओ बाई उसे पकड़कर कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ आई है। जो सुनकर वो आदमी लोग वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। वैसे जाओ बाई अभी कह रही थी कि देखो मैं 300 साल तक कैद रही, लेकिन फिर भी अभी तक बूढ़ी नहीं हुई हूँ। हालांकि अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ वैनजियान वैली में आते हैं। हम देखते हैं कि अभी जब डिसाइपल्स एक टेम्पल में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक बड़ी से बास्केट के अंदर उन्हें लिन बंद मिलती है। वो अभी बेहोश थी और उसे देखकर ये लोग हैरान हो गए थे। हालांकि इसके बाद अब हम वहाँ तियानशुई विलेज के बाहर आते हैं, जहाँ ली अपने एक साथी डिसाइपल और लू के साथ पहुँच चुका था। अभी वो साथी डिसाइपल कह रहा था कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि जिन यही आई होगी? जिस पर ली कहता है कि देखो हमारी आंखों को धोखा हो सकता है, लेकिन रेड आई ईगल की आंखों को कभी नहीं। उसने बताया है कि जिन यही है, तो मतलब वो यही कहीं छुपी होगी। वैसे वो अभी ढूंढने का फैसला नहीं करते, क्योंकि ली कहता है कि हम रात में तब ढूंढेंगे जब जिन को इस चीज की उम्मीद भी नहीं होगी।
इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम यहाँ तियानशुई विलेज के एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर अभी साओ फेंग और ज़्याओ बाई आए हुए थे। वहाँ जब वेटर आकर उनसे ऑर्डर पूछता है तो ज़्याओ बाई अभी बाकी सभी की डिशेस लेकर कई सारे डिशेस का नाम बताने लगती है। बस कॉमन बात ये थी कि उन सभी डिशेस में एक ही चीज डलती है जो कि इनके पास होना थोड़ा मुश्किल था। वो वेटर कहता है कि आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आप जिन डिशेस की बात कर रहे हैं उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत मुश्किल से मिलता है और वो अभी हमारे पास नहीं है। अब ज़ियाओ बाई कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास जो है वो लाओ। जिसके बाद अब वो वेटर वहाँ से चला जाता है। हालांकि साओ फेंग ज़ियाओ बाई से पूछता है कि तुमने सेम ही इंग्रेडिएंट वाली इतनी सारी डिशेस क्यों मंगवाई। इस पर ज़ियाओ बाई कहती है कि मैं 300 साल से कैद थी और मुझे वो चीज बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसका ऑर्डर दिया। हालांकि साओ फेंग अभी अपने साथी डिसाइपल को याद कर रहा था। ये पहले का टाइम था जब वो किंग सेक्ट में था। वैसे अब तभी ज़ियाओ बाई कहती है कि कमाल है, अभी हम मार्केट में घूम रहे थे तब मैंने तो तुमसे ना जाने क्या क्या कहा था, लेकिन तुमने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने इस इंग्रेडिएंट की बात की तो तुम खुद से मुझसे पूछने लगे। हालांकि इसके बाद अब ज़ाओ फेंग इस पर कुछ नहीं कहता। वैसे अब सीन चेंज होता है और अब रात हो चुकी थी। हम देखते हैं कि अभी ज़ाओ फेंग घर की छत पर बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि पूरे 10 साल बीत गए, ना जाने इतने टाइम में मैंने क्या क्या देखा, लेकिन फाइनली मुझे सोल रिटर्निंग टेक्निक के थोड़े क्लू तो मिल चुके हैं। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे ज़ाओ फेंग को ये चीज नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो सही है कि नहीं, मतलब सच में उसे विच क्लान मिलेगी कि नहीं उसे नहीं पता, पर उसने सोच लिया है कि अगर बाई यू को बचाने की एक भी उम्मीद है तो वो उस पर यकीन करेगा। वैसे अब तभी सामने से वो किसी चीज को जाते हुए देखता है। वो उसकी एनर्जी से समझ चुका था कि ये कौन है। असल में यहाँ ली और उसका साथी डिसाइपल जिनका पीछा कर रहे थे। जो देख ज़ाओ फेंग तुरंत ही उस डायरेक्शन में बढ़ जाता है। वैसे अभी वहाँ जिस घर में वो लोग रुके थे वहाँ से ज़ियाओ बाई भी ज़ाओ फेंग को जाता देख रही थी। हालांकि अब यहाँ हम जिन और बाकियों के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वहाँ ली के साथी डिसाइपल ने जिन को पकड़ लिया था, मतलब वो अभी उससे फाइट कर रहा था। अब जिन उसके हमलों को रोकती है और उस पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है। इससे इंटरनली उसे बहुत चोट आई थी, पर तभी ली वहाँ आता है और उसे इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जिन से फाइट करने लगता है। अभी जिन ली से भी फाइट कर रही थी, लेकिन उसी दौरान अब वहाँ लू भी आ जाती है। एक बार फिर यहाँ जिन गिर चुकी थी। जिन कहती है कि तुम लोग तो अच्छे लोग हो, फिर तुम एक अकेले पर मिलकर हमला कैसे कर सकते हो। लेकिन ली कहता है कि नहीं, हम इस बार तुम्हें नहीं जाने दे सकते। और अब फिर से वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। यह लड़ाई के दौरान जिन एक बार फिर वहाँ से हटते हुए यहाँ नीचे आ गई थी, जहाँ वो ली के साथी डिसाइपल को उनकी तरफ फेंकते हुए मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए यहाँ उसे घर के कोने में ज़ाओ फेंग दिखता है और वो उसे हेल्प मांगकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अभी यहाँ उसके सबसे नजदीक लू थी जो कि उसका पीछा कर रही थी, लेकिन तभी ज़ाओ फेंग वहाँ सामने आकर लू पर हमला करता है। लू उतनी ही तेजी में ज़ाओ फेंग के अटैक को रोक लेती है और अब वो दोनों आमने सामने थे। अभी ली भी वहाँ पहुँच चुका था। वो उन्हें आमने सामने देखकर डिस्टर्ब नहीं करता और तुरंत जिनके पीछे चला जाता है। अभी यहाँ लू ने अपनी तलवार ज़ाओ फेंग की तरफ कर दी थी, लेकिन तभी सीन चेंज होकर जिन और ली के पास आ जाता है। अभी ली जिन का पूरा स्पीड से पीछा कर रहा था, जिस दौरान जिन भागते हुए ही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ली भी उसके अटैक को रोकते जा रहा था। वो कहता है कि इस बार तुम नहीं भाग पाओगी और इस दौरान वो भी हमला करता है, लेकिन जिन की स्पीड भी तेज थी। हालांकि तभी ली अपने पास से एक विसल निकाल कर बजाता है, जिसकी वजह से वो रेड आई ईगल वहाँ पहुंचकर जिन की लोकेशन उसे बताती जा रही थी। इसका फायदा उठाते हुए ली यहाँ जिन पर हमला कर रहा था, लेकिन अब जिन भी समझ चुकी थी कि वो पहले भी इसी ईगल की वजह से पकड़ी गई थी, इसलिए जब तक वो उसे पीछा ना छुड़ा ले तब तक भागने का कोई फायदा नहीं। इसलिए अब वो रुककर यहाँ ली से फाइट करने लगती है। अब उन दोनों के बीच फाइट हो रही थी और यहाँ वो दोनों ही एक दूसरे के पावरफुल अटैक को रोक रहे थे। वैसे अपने अटैक करने के दौरान ही यहाँ जिन अपने उस ऑरा को भी रिलीज कर देती है और अब जिन के अटैक रोकने की वजह से यहाँ ली उसके ऑरा को आता हुआ नहीं देखता और उसमें फंस जाता है। जिसके बाद ये लड़ाई यहीं रुक गई थी और अभी जिन ने ली की उस विसल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो कहती है
कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें रोक पाऊंगी। मुझे लगा जब तक हम दोनों में से एक मर ना जाए तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। वैसे इसके बाद अभी हम यहाँ लू और ज़ाओफेंग के पास आते हैं। हम देखते हैं कि लू ने अपनी तलवार वापस रख ली थी। अभी वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और उन्हें वहाँ वेस्टर्न स्वाम्प वाला टाइम याद आ रहा था। हालांकि वो एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। हमें एक काबिले को दिखाया जाता है जहाँ सभी मेंबर्स अभी किसी वॉर की तैयारी कर रहे थे। इस काबिले को बियर क्लैन के नाम से जाना जाता है। वैसे अब तभी यहाँ एक लड़का आता है जो कि पहले इसी क्लैन का मेंबर हुआ करता था, लेकिन विचक्राफ्ट को सीखने के लिए ये अपने क्लैन को छोड़कर चला गया था। हालांकि अब इन क्लैन मेंबर्स को खबर मिली है कि ये फिर से उनके क्लैन में ज्वाइन हो चुका है क्योंकि इसने विचक्राफ्ट सीख ली है। लेकिन अभी हर किसी को इस चीज पर यकीन नहीं है और इसी वजह से वहाँ बैठा एक दूसरा मेंबर इस लड़के से बोल पड़ता है कि 2-4 मैजिक ट्रिक सीख लेने से तुम शमैन नहीं बन सकते। वैसे शमैन का मतलब एक अच्छे जादूगर से है, पर अब इतना सुनकर वो लड़का यहाँ आकर अपने मैजिक का एक नमूना दिखाता है और कुछ पॉइजनस स्नेक्स जो कि उसने ब्लैक मैजिक से बनाए थे उन्हें उस दूसरे लड़के की तरफ छोड़ देता है। अभी वो लड़का चीख रहा था, इसलिए बाद में वो उस पर से उस मैजिक को हटा देता है, लेकिन इससे सभी लोग डर गए थे और समझ गए थे कि इसने विचक्राफ्ट को मास्टर कर लिया है। अब यहाँ अथाही अपने लीडर के पास आता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम फिर से उस आर्टिफैक्ट को वापस लें। यहाँ इस क्लैन का कोई आर्टिफैक्ट किसी दूसरे क्लैन के पास है और ये उसे लेना चाहते हैं। अब ये तो नहीं पता कि वो इसी क्लैन का आर्टिफैक्ट है या नहीं, पर इसके लिए वो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये जानते हैं कि वो दूसरा क्लैन इतना कमजोर नहीं है और साथ ही कमाल की बात ये है कि ज़ाओफेंग और ज़्याओबाई भी अभी उस दूसरी क्लैन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वैसे तभी लीडर कहता है कि उस दूसरे क्लैन का ग्रेट शैमन बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके पास सॉर्सरी मैजिक की पावर है। क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे हरा पाएंगे? इस पर अथाही बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि हम इस बार नहीं हारेंगे, जो सुनकर सभी मेंबर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सभी जोर जोर से उनके क्लैन का नाम चिल्लाने लगते हैं। अभी वो सब वॉर के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, पर फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और अब हम यहाँ ज़ाओफेंग और लू के पास आ जाते हैं। वो दोनों अभी आमने सामने थे। हमें लगा था कि उनके बीच फाइट होगी, लेकिन लू अभी लड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि वो ज़ाओफेंग से पूछती है कि क्या तुम जिनको जानते हो, जिस पर ज़ाओफेंग हाँ करता है। अब लू पूछती है कि क्या तुम तब से उसी के साथ थे, जिस पर ज़ाओफेंग कहता है कि नहीं, वो अभी अभी यहाँ आई है और उसे ये बात पता भी नहीं थी कि वो भी यहाँ है। वैसे अब लू कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, जिस पर ज़ाओफेंग हाँ कर देता है और बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब उसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ ज़्याओबाई भी अभी इन्हें ही देख रही थी। वैसे यहाँ आगे बैठे हुए अभी लू उस कंपटीशन की बात करती है जब ज़ाओफेंग और लू की पहली बार फाइट हुई थी। ज़ाओफेंग को भी वो कंपटीशन याद था, लेकिन अभी लू उस कंपटीशन की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि तब वो हार गई थी और ये बात सच भी थी। वैसे अब ज़ाओफेंग कहता है कि नहीं, तब तुम मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी, पर लू कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम तब पीछे हट गए थे। मैंने ये बात तब किसी को नहीं बताई क्योंकि मेरे मास्टर को मुझ पर पूरा भरोसा था और अगर मैं ये कहती कि मैं हार गई तो उन्हें दुख होता। अब ज़ाओफेंग कहता है कि अब तुम्हें इस बात को भूल जाना चाहिए क्योंकि इस बात को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। पर तभी लू कहती है कि मैं इस बात को तो भूल जाऊंगी, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। ये सुनकर ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा हैरान था। लू यहाँ उसे अपने साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लाई थी क्योंकि लू ये बात जानती है कि ज़ाओफेंग और वो अब साथ नहीं रह सकते क्योंकि ज़ाओफेंग अब डेमन बन चुका है और वो डेमन क्लैन का मेंबर है और ज़ाओफेंग के साथ के लिए उसे भी डेमन क्लैन ज्वाइन करना होगा क्योंकि ज़ाओफेंग अब लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन वो भी अपने मास्टर और क्वीन यूसेक को धोखा नहीं दे सकती। इस वजह से वो ज़ाओफेंग के सामने एक लाइन खींचते हुए कहती है कि ये हमारी शायद आखिरी मुलाकात थी। अगली बार से अब जब हम मिलेंगे तो दोस्त की तरह नहीं मिलेंगे। और इसके बाद अब वो लाइन की दूसरी तरफ जाकर वहाँ स्वॉट डांस करने लगती है, जिस दौरान उसे ज़ाओफेंग के साथ बिताए अपने सारे पल याद आ रहे थे, लेकिन वो स्वॉट डांस से वो सारी मेमोरीज डिस्ट्रॉय कर रही थी। वैसे यहाँ ज़ाओफेंग भी इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी था और अब वो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन वो उस लाइन के आगे बढ़े इसके पहले ही लू उसके सामने आकर अपनी तलवार आगे कर देती है और उसे वहीं रुकने को कहती है और बोलती है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद हम में से कोई एक ही जिंदा बचकर लौट पाएगा। और इसके बाद अब वो अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। ज़ाओफेंग कुछ देर तो वहाँ रुकता है, लेकिन बाद में वो भी दूसरी डायरेक्शन में बढ़ जाता है। अब बाद में वहाँ पर ज़ाओबाई और ज़्याओहुई आते हैं। अभी ज़ाओबाई कह रही थी कि अच्छा होता अगर ज़ाओफेंग अपने कदम आगे बढ़ा देता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कभी उसे जान से मारने की हिम्मत कर पाएगी। साथ ही वो कहती है कि अब हम इस चीज में कुछ नहीं कर सकते,
ये उन दोनों पर ही निर्भर करता है कि उनकी आगे की डेस्टिनी क्या होगी। वैसे अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जाओ भाई, जाओ फेंग और जाओ हुई तीनों ही अपनी जर्नी पर आगे बढ़ चुके थे। अभी जाओ भाई एक दूसरे विलेज में जाओ फेंग को लेकर आई थी, इसलिए जाओ फेंग उससे पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो इस पर जाओ भाई बताती है कि यहाँ एक ग्रेट शैमन उस टेक्निक के बारे में जानते हैं जिस टेक्निक की हमको जरूरत है। वैसे अभी जाओ भाई कह रही थी कि ये जगह पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है, 300 साल पहले ये जगह ऐसी नहीं थी। जाओ फेंग पूछता है कि 300 साल पहले ये जगह कैसी थी। तो इस पर जाओ भाई बताती है कि यहाँ 5 फैमिलीज रहती थी और इन लोगों को पसंद नहीं था कि बाहर का कोई भी आदमी यहाँ आए, इसी वजह से बहुत कम लोग ही यहाँ आ पाते थे। हालांकि अब तो यहाँ एक मार्केट बन चुका है, इसका मतलब यहाँ अच्छा खासा व्यापार होता होगा और लोग आते जाते रहते होंगे। वैसे जाओ फेंग पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो इस पर जाओ भाई उसे पॉइंट करते हुए एक टार बताती है और फिर जाओ फेंग आगे बढ़ जाता है। वैसे वहाँ कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे जो कि उसे रोक लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो जाओ फेंग कहता है कि हमें यहाँ एक ग्रेट शैमन से हेल्प चाहिए, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं थी, इस वजह से वो गार्ड्स उन्हें नहीं जाने दे सकते थे और बिना परमिशन लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जाओ फेंग को लगता है कि शायद ये उसकी बात समझ नहीं पा रहे। अब इसी वजह से वो ऊपर पॉइंट करते हुए बताता है कि उन्हें उधर ऊपर जाना है, लेकिन इससे वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही आसपास के लोग भी इन्हें घेर लेते हैं क्योंकि जिस जगह की तरफ जाओ फेंग ने अपनी उंगली की थी वो एक होली प्लेस है और उस जगह को उंगली दिखाना उस जगह की डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है। अभी जाओ फेंग और जाओ भाई दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे, लेकिन अब तभी वहाँ पर उस क्लैन के चीफ आ जाते हैं। वैसे इस क्लैन का नाम गोल्ड क्लैन है और चीफ का नाम मगू है। वैसे वो समझदार है, इसलिए वो समझ गए थे कि जाओ फेंग और जाओ भाई को उनके नियमों के बारे में कुछ नहीं पता है। हालांकि अब वो जाओ फेंग से पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। इस पर जाओ फेंग अपनी वजह बताता है और कहता है कि वो सेंट्रल प्लेस से आया है और उसे यहाँ के ग्रेट शैमन से मिलना है क्योंकि वो उनसे किसी टेक्निक के बारे में जानकर अपनी दोस्त की जान बचाना चाहता है। अब चीफ मगू कहते हैं कि मैं अभी तो तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मुझे पहले ग्रेट शैमन से इस बारे में पूछना होगा। अब जाओ फेंग उन्हें शुक्रिया कहता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वैसे अभी जाओ फेंग और जाओ भाई यही नीचे बैठकर उनका इंतजार करने लगे थे, लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकी थी और जाओ फेंग परेशान था और सोच रहा था कि वो वापस लौट कर आएंगे भी या नहीं। पर अब तभी यहाँ खड़ा एक गार्ड जाओ फेंग को बुलाता है और उसे एक थैली देता है जिसमें वाइन थी। वो कहता है कि इसे पी लो, इससे तुम्हें इंतजार करने में आसानी होगी। अब जाओ फेंग को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे पी लेता है, लेकिन जाओ फेंग उसे संभाल नहीं पा रहा था, जिस वजह से वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे थे। लेकिन तभी जाओ भाई आगे आती है और वो उस पूरी वाइन को पी लेती है। साथ ही इसके बाद वो यहाँ उस गार्ड को भी चैलेंज करने लगती है और अब उसे एक लड़की ने चैलेंज किया है, इसलिए उसे चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। इसलिए वो गार्ड भी वाइन पीना शुरू कर देता है, लेकिन जाओ भाई से वो बहुत ही जल्द हार जाता है। जिसके बाद और भी कई गार्ड्स कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी जाओ भाई को हरा नहीं पाते। हालांकि अब उन गार्ड्स का सीनियर वहाँ पर आता है जो कि इस चैलेंज में एक्सपर्ट है, इसलिए अब उसके और जाओ भाई के बीच भी वाइन पीने का बैटल शुरू हो चुका था। पर तभी सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम वहाँ चीफ मगू को देखते हैं। वो इस वक्त ग्रेट शैमन के सामने थे। वो उनसे कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो लड़का किसी दूसरी लड़की की मदद करना चाहता है जिसमें उसे आपकी मदद चाहिए। अब ये सुनते ही ग्रेट शैमन तुरंत इस चीज के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं ऐसी किसी चीज में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। हालांकि फिर वो बाद में उन्हें रोक कर पूछते हैं कि उस लड़की को हुआ क्या है, जिस पर चीफ मगू बताते हैं कि उसकी सोल का सिर्फ एक ही पीस बचा है। अब ये सुनकर पहले ग्रेट शैमन थोड़ा सोचते हैं और बाद में कहते हैं कि ठीक है, तो फिर उन्हें यहाँ लेकर आओ। अब चीफ मगू नीचे आ चुके थे, जहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि वहाँ उनके सभी गार्ड्स की हालत खराब है। वैसे यहाँ वो सीनियर गार्ड भी जाओ बाई से हार चुका था, लेकिन अब जाओ बाई भी कंट्रोल में नहीं थी। वो यहाँ जाओ फेंग के पास आकर उससे पूछ रही थी कि क्या वो उसे लाइक करता है, जिस पर जाओ फेंग कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। वैसे तभी चीफ मगू उससे कहते हैं कि ग्रेट शैमन तुमसे मिलना चाहते हैं, जो सुनकर जाओ फेंग खुश हो जाता है और तुरंत वहाँ से ग्रेट शैमन से मिलने पहुँच जाता है। अभी जब वो उस जगह एंटर करता है तो वहाँ पर जितनी भी फ्लेम टॉर्च थी वो अपने आप ही जलना शुरू हो जाती है। वैसे अब जाओ फेंग यहाँ ग्रेट शैमन के पास पहुँचता है। ग्रेट शैमन उसे मिलते ही चीफ मगू को वहाँ से बाहर भेज देते हैं और फिर जाओ फेंग से पूछते हैं कि बताओ कि तुम किसे बचाना चाहते हो।
अब जाओ फेंग पूरी बात अच्छे से समझाता है और कहता है कि उसे ग्रेट शेमन की रेस्टोरेशन टेक्निक की मदद चाहिए। ये सुनकर ग्रेट शेमन हैरान थे। वो कहते हैं कि इस टेक्निक के बारे में हमारे क्लैन के लोग तक नहीं जानते। हमारे क्लैन में भी अभी ऐसी बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस टेक्निक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। लेकिन तुम्हें ये चीज कैसे पता कि मैं इस टेक्निक के बारे में कुछ जानता हूँ? इस पर जाओ फेंग ज़ियाओ भाई की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये अभी बेहोश है, पर जब ये होश में आएगी तब आप इससे पूछ लेना, क्योंकि इस बारे में इसने ही मुझे बताया है। अब ये सुनकर ग्रेट शेमन थोड़े हैरान होते हैं। वैसे उन्होंने आंख में ये चीज देख ली थी कि जाओ फेंग किसे बचाना चाहता है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम जिसे बचाने आए हो क्या वो एक डेमन क्लैन की मेंबर है? जिस पर जाओ फेंग हाँ करता है और रिक्वेस्ट भी करता है। पर ग्रेट शेमन कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं डेमन और ह्यूमंस को अलग नहीं मानता। किसी को भी मेरी मदद की जरूरत होती है तो मैं भेदभाव नहीं रखता। वैसे अब यहाँ से वो जाओ फेंग और ज़ियाओ भाई को आज के दिन आराम के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि अब हम कल मिलेंगे। वैसे तभी सीन चेंज होता है और वहाँ दूसरी तरफ हम ली, लू, शैंगवान और उस मॉन्ग को देखते हैं। वो लोग अभी कुछ डिसाइपल्स के साथ यहाँ बात कर रहे थे कि आखिर जिन बाकी कहाँ होंगी, और इन्हें भी शक है कि जिन अकेली फैंगजियान वैली के अंदर एंटर कर इस तरह से नहीं भाग सकती, उसकी मदद किसी न किसी ने की होगी। वैसे जिस वैली में अभी ली और जिन की लड़ाई हुई थी उसके बाद वही विलेज आता है जहाँ पर अभी जाओ फेंग और ज़ियाओ भाई हैं। इसलिए इन्हें डाउट है कि उसी विलेज में वो सभी छुपे होंगे जिन्होंने जिन की मदद की थी। इसलिए अब ये भी उस विलेज की तरफ जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। हालांकि तभी सीन फिर से चेंज होता है और अब हम वापस यहाँ जाओ फेंग और ज़ियाओ भाई के पास आते हैं। ज़ियाओ भाई को होश आ चुका था और जाओ फेंग ने उसे सारी बात भी बता दी थी, जिस पर वो कहती है कि चिंता मत करो, हम सुबह होते ही वापस ग्रेट शेमन से मिलेंगे और मैं उन्हें सारी बात समझा दूंगी। अब तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये वहाँ बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर एक तूफान आया हुआ है। हालांकि कुछ देर बाद वो तूफान शांत हो जाता है, जिसके बाद ज़ियाओ भाई यहाँ जाओ फेंग को बताती है कि ये सिग्नल था, जरूर इस क्लैन पर हमला होने वाला है, इसलिए ये सिग्नल छोड़ा गया। वहाँ आसपास के सभी लोग अभी डर कर भाग रहे थे। अब उसी दौरान सीन चेंज होकर पास के जंगल पर आता है। ये जंगल उस क्लैन के बिल्कुल पास है जहाँ जाओ फेंग रुका हुआ है। यहाँ पर अभी उसी क्लैन का एक आदमी नजर रख रहा था, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप बियर क्लैन के लोगों ने बनाया है। बियर क्लैन वही क्लैन है जिसे हमने अभी कुछ देर पहले शुरुआत में देखा था और यही क्लैन अभी इनके ऊपर हमला करने आया है। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। यहाँ का लीडर और बाकी सारे क्लैन मेंबर्स आगे बढ़कर लड़ेंगे और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पीछे से ही अपने विचक्राफ्ट की मदद से हमला करेंगे और अपने ऑरा से कुछ मिस्टीरियस क्लाउड क्रिएट कर दिए थे, जिनसे कुछ एनर्जी बॉल्स यहाँ विलेज पर गिर रही थी। इस तरफ विलेज का चीफ मगू सभी लोगों को वहाँ से भागने को कहता है। उन्होंने कुछ गार्ड्स को अभी लेडीज और बच्चों को ले जाने को कहा था और बाकी गार्ड्स के साथ वो यहाँ बियर क्लैन के मेंबर से लड़ने लगे थे। हमें बताया जाता है कि बियर क्लैन के ये लोग किसी जेड बून को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे इस बीच बियर क्लैन के मेंबर्स बूढ़ों, बच्चों और लेडीज पर भी हमला कर रहे थे, लेकिन तभी जाओ फेंग बियर क्लैन के एक मेंबर को रोक लेता है और साथ ही फिर वो बाकियों से भी लड़ने लग जाता है। जाओ फेंग उनकी मदद कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी वो इविल पावर उसके ऊपर हावी होने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम बाहर शैंगवान और बाकी सभी को देखते हैं। वो भी अभी यहाँ गोल्ड क्लैन की तरफ आ रहे थे, लेकिन जब वो दूर से ये चीज देखते हैं कि यहाँ लड़ाई चल रही है तो वो हैरान हो जाते हैं। जिस भी शैंगवान कहता है कि शायद डेमन क्लैन यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ली पूछता है कि मास्टर फिर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर शैंगवान कहता है कि हम भी वहाँ जाएंगे। अब इस तरफ हम देखते हैं कि अभी गोल्ड क्लैन का चीफ मगू उस बियर क्लैन के मेंबर्स को हरा रहा था, जिस दौरान उसका सामना यहाँ बियर क्लैन के लीडर से होता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ अताही अपनी उस खास पार से पूरे विलेज पर हमला कर रहा था, जो देखते हुए अब ग्रेट शेमन को भी बाहर आना पड़ता है। वो एक बैरियर से वहाँ अताही के सभी अटैक को रोक देते हैं, लेकिन अताही का यही प्लान था। वो ग्रेट शेमन को किसी तरह बाहर लाना चाहता था, क्योंकि अब वो ग्रेट शेमन से लड़ पाएगा। वो यहाँ उनकी तरफ भी हमला करता है, लेकिन ग्रेट शेमन खुद को बचा लेते हैं। पर वो ये चीज समझ चुके थे कि अताही किसी इविल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अताही कहता है कि तुमसे जेड बोन लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने 200 साल पहले हमसे ये जेड बोन ले लिया था, पर अब हम इसे वापस लेकर रहेंगे और इसके बाद अब यहाँ पर इनकी भी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ जाओ फेंग की बॉडी पर अभी वो इविल पावर हावी हो रही थी। अब लड़ाई के बीच में ऐसा होना सही नहीं था और जाओ फेंग भी उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और अब उसी दौरान वहाँ बियर क्लैन का एक मेंबर एक दूसरी छोटी बच्ची के ऊपर हमला करने लगता है,
जो देख जाओ फेंग उसके सामने आ जाता है, पर अब उस छोटी बच्ची का भाई भी वहाँ आ गया था और अब वो भी आगे बढ़कर उस बियर क्लैन के मेंबर पर हमला कर रहा था, लेकिन वो बियर क्लैन का मेंबर उस छोटे बच्चे को मार देता है। जाओ फेंग को इस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था। ऐसे में वो लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वैसे अभी अपने दिमाग में वो उसी मास्टर को देख पा रहा था जिसने बचपन में उसे वो पास दी थी, जिसके बाद से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। यहाँ वो एक लड़की की तलवार को उठा लेता है और उस दिन को याद करता है जब उसकी फाइट जिंगयू से हुई थी। तब वो बहुत छोटा था। हालांकि लड़ते वक्त फिर से उसे वही मास्टर दिखाई देता है और अचानक उसके सामने कई सारी लाशें आने लगती हैं जो कि उसके गांव वालों की थी। यहाँ वो मॉक मास्टर कह रहा था कि अगर इतने लोग मरेंगे नहीं तो तुम क्विंकी सेट को ज्वाइन कैसे करोगे। साथ ही वो यहाँ फिर से जाओ फेंग की तरफ वो रेड पिल करते हुए कहता है कि तुम इसे खा लो, लेकिन जाओ फेंग उसकी बात नहीं मानता। अभी वो अपने दिमाग में उस मास्टर से तो लड़ ही रहा था, पर साथ ही वो बाहर उन गार्ड से भी लड़ रहा था। लेकिन तभी एक गार्ड पीछे से उस पर हमला कर देता है और बाकी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। लेकिन अब छोटे लगने की वजह से जाओ फेंग का अपना इविल पावर पर जितना भी कंट्रोल था वो उसे भी खो देता है और बस इसके बाद वो बार रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से वो सभी गार्ड्स वहाँ से दूर फेंक गए थे। अभी जाओ फेंग सिर्फ अपने माइंड में उस मास्टर से लड़ रहा था। बाहर जो लड़ रहा है वो शायद जाओ फेंग नहीं है, क्योंकि अब उसकी इविल पावर एक्टिवेट हो चुकी है। इसलिए बाहर जहाँ वो फाइट कर रहा है उस बारे में ना वो कुछ सोच सकता है और ना उस लड़ाई को देख सकता है। हालांकि इस तरफ दिमाग के अंदर उस मास्टर से लड़ते हुए वो उसे किसी तरह से हरा देता है और अपनी उस डेमन स्टिक को उस मास्टर की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। लेकिन अब जैसे ही वो आंखें खोलता है तो यहाँ वो अपने सामने बियर क्लैन के मेंबर की लाश को देखता है। साथ ही वहाँ सामने लू भी खड़ी हुई थी। वो कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। वैसे अब तभी वहाँ हम अताही को देखते हैं। वो इस वक्त अपनी बार को बढ़ाकर ग्रेट शैमन के इस बैरिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर में वो इसमें कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से यहाँ ग्रेट शैमन के ऊपर हमला करता है। लेकिन ग्रेट शैमन अपनी जेड बोन से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे समझाते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो और आखिर में इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अताही नहीं मानता और बाद में वो उन पर हमला कर उन्हें नीचे गिरा देता है और उनसे वो जेड बोन लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इस तरफ अभी बियर क्लैन का लीडर अताही को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अताही उसे कहीं नहीं दिखता, जिससे वो समझ जाता है कि अताही ने उसे धोखा दिया है। वो सिर्फ जेड बोन के लिए इनका साथ चाहता था, जिससे कि ये मिलकर हमला करे और इससे उसे टाइम मिले जेड बोन लेकर यहाँ से भागने का। वो अपने गार्ड्स को अताही को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन अताही तो अब दूसरी तरफ वहाँ जंगल में पहुँच चुका था। अभी वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे जेड बोन मिल चुकी है। लेकिन तभी उसके सामने हीमू आता है। इसे हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था और ये विच क्लैन का मेंबर है। ये कहता है कि तुमने कमाल कर दिया, वादे के मुताबिक तुम जेड बोन लेकर आ चुके हो, अब ये जेड बोन मास्टर गॉड को समर्पित कर दो। हीमू असल में मास्टर गॉड नहीं है, लेकिन वो उसके लिए काम करता है, पर अताही इस चीज के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि अब मेरे पास जेड बोन है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन हीमू जानता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए वो पहले से इसके लिए तैयार था। वो अपने पास से एक स्पिरिट बॉल निकालता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। इसमें अताही की सारी पावर और एनर्जी थी, जिस वजह से अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। हीमू बहुत आसानी से उससे वो जेड बोन ले लेता है और बाद में अताही को खत्म कर देता है। इसके बाद अब वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है, जिससे हीमू कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। तभी वहाँ हम देखते हैं कि ये मास्टर शैंगक्वेन था। अब हीमू बोलता है कि हम पिछली बार 80 साल पहले मिले थे, ये बहुत लंबा गैप है। हालांकि यहाँ शैंगक्वेन हीमू के हाथ में जेड बोन को देखते हुए कहता है कि क्या मास्टर गॉड सामने आने वाले हैं, जिस पर हीमू बोलता है कि हाँ, वो इंतजार करते हुए अब थक चुके हैं और शायद अब उनके सामने आने का वक्त आ गया है। ये सुनते हुए शैंगक्वेन उस पर हमला करता है, लेकिन हीमू उसके हमले को रोकते हुए वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो ये कहते हुए जाता है कि मेरे पास ईविल ड्रैगन है और साथ ही अब तो ये आर्टिफैक्ट भी हमारे पास है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। वैसे हम पहले भी दोस्त थे, इसलिए मेरे हिसाब से हमें दोस्त ही रहना चाहिए। वैसे अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस यहाँ जाओ फेंग के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या किया है, पर वहाँ सामने लू की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो देख पा रही थी कि जाओ फेंग खुद को नहीं संभाल पा रहा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ली और बाकी सभी भी आ जाते हैं।
उन सभी को लग रहा था कि हमला जाओ फेंग और उसके साथियों ने किया है और अभी जाओ फेंग को यहाँ बियर क्लैन के मेंबर से लड़ता हुआ देख उनका ये शक सही हो चुका था। इस वजह से यहाँ वो बिना आपस में बात किए हमला करना शुरू कर देते हैं। पहला हमला यहाँ ली ने शुरू किया था, लेकिन जाओ फेंग किसी तरह से उसके हमले को रोक लेता है और उससे लड़ने लग जाता है। जाओ फेंग ली से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने बहुत ही जल्द ली को हरा दिया था और अब वो उस पर फिर से हमला करने वाला था। लेकिन इतने में ही वहाँ मॉन्क जाओ फेंग को रोक देता है। वो जाओ फेंग से कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, लेकिन ये सब सुनकर जाओ फेंग जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाओ फेंग नहीं है या फिर वो उन्हें ऐसा फील कराना चाहता हो जैसे अब वो बुरा बन गया है। हालांकि अब तभी वहाँ पीछे से लू आती है और जाओ फेंग से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन जाओ फेंग उसकी बातों का जवाब नहीं देता। जिसके बाद लू कहने लगती है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और इसके बाद वो उस मॉन्क को वहीं रोककर खुद जाओ फेंग से लड़ने लग जाती है। अभी उन दोनों के बीच फाइट हो रही थी और ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि दोनों ही सीरियसली फाइट कर रहे हैं और दोनों ताकतवर हैं। लू ने अपना आइस फॉर्मेशन भी क्रिएट कर लिया था, लेकिन जाओ फेंग उसके हमलों से बचते हुए खुद उस पर अटैक करने जा रहा था। इस दौरान वो ये चीज भी नोटिस कर लेता है कि लू पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो यहाँ पर हार नहीं मान सकता क्योंकि हार का मतलब माउंट है। अब तभी अचानक उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कह रही थी कि क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो। इससे जाओ फेंग को बहुत गुस्सा आता है और उसकी बॉडी से वही डेमोनिक एनर्जी बाहर रिलीज होने लगती है और इसके बाद जाओ फेंग फिर से लू पर हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो लू से कहता है कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना, जिससे आज पता चल ही जाए कि हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। इसके बाद यहाँ जाओ फेंग अपने पाम अटैक से हमला करता है, जिसे लू डॉज नहीं कर पाती और उसे अटैक लग जाता है, जिससे वो थोड़ी इंजर्ड हो गई थी, लेकिन वो हारी नहीं थी। वो फिर से कुछ हमला करती है, लेकिन जाओ फेंग उसके इन हमलों को भी रोक लेता है। लेकिन इसी दौरान उसने वो अपना बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था। इससे वो अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हुए जाओ फेंग के ऊपर गिराने वाली थी, पर यहाँ जाओ फेंग भी उसे रोकने के लिए तैयार था। लेकिन इतने में ही ली वहाँ पीछे से आकर जाओ फेंग पर हमला कर देता है और जाओ फेंग इंजर्ड हो जाता है। इससे उसका ध्यान हट गया था, जिस वजह से वो एनर्जी सीधा आकर उसके ऊपर गिरती है। लेकिन जाओ फेंग सही वक्त पर ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। हालांकि ली के हमले की वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो किसी तरह से लू के फॉर्मेशन से निकली एनर्जी पर अपनी डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और सीधा आकर लू की तरफ हमला करता है। यहाँ लू ने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली थी, इसलिए अब वो ना ही जाओ फेंग के हमले को रोक सकती थी और ना ही वो वहाँ से हटकर उसके हमले से बच सकती थी। और ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसा करना भी नहीं चाहती हो, क्योंकि अब वो बार बार उससे लड़कर थक चुकी थी, जिसे शायद वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। हालांकि अब यहाँ पर सभी एक्सपेक्टेड चीजें ही होती हैं, क्योंकि जाओ फेंग लू पर हमला नहीं करता। वो बस उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, पर अब मैं वापस नहीं लौट सकता। और इतना कहते हुए वो वहाँ हवा में से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है। वैसे अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए ली और बाकी सभी मिलकर जाओ फेंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी देर से ज़ियाओ भाई इस पूरी लड़ाई को शांति से देख रही थी। वो तब बीच में इसलिए नहीं आई क्योंकि तब ये लड़ाई जाओ फेंग और लू के बीच में थी और वो जानती है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन अब जब उनकी लड़ाई रुक चुकी है तो अब उसे आगे आना ही होगा। तो वो तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज करती है और इससे यहाँ जितने भी लोगों ने जाओ फेंग की तरफ हमला किया था उन सभी के अटैक्स नाकाम हो जाते हैं। हालांकि अब वो सब मिलकर ज़ियाओ भाई की तरफ हमला करने लगे थे, लेकिन ज़ियाओ भाई उनके हमले को बहुत ही आसानी से रोक जा रही थी। अब कुछ देर तो वो लोग बहुत ही हैरानी से लड़ते हैं, क्योंकि वो ज़ियाओ भाई के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पर कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि ज़ियाओ भाई असल में 9 टेल फॉक्स है, जो जानने के बाद वो बहुत हैरान हो जाते हैं। हालांकि अभी सबको ये रहस्य नहीं पता। वैसे अभी हमलों के दौरान ज़ियाओ भाई जाओ फेंग को थोड़ा दूर हटा देती है, जिससे कि उसे कोई चोट ना लगे। पर इसी चीज का फायदा उठाते हुए ली वहाँ अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए जाओ फेंग की तरफ बढ़ने लगता है हमला करने के लिए। लेकिन ज़ियाओ भाई उसके हमले को रोक लेती है और कहती है कि तुम सच में कायर हो। तुम्हें देखकर मैं समझ चुकी हूँ कि इतने सालों में फैंगजियान वैली ने बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की है, तभी तुम इसी तरह से एक घायल पर हमला कर रहे हो। वैसे अब ज़ियाओ भाई ज़ियाओ फेंग को लेकर वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन फैंगजियान वैली के बाकी गार्ड
उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर ज़ियाओ भाई अपने इल्यूशन मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसमें फंसकर वो गार्ड्स एक दूसरे पर हमला करने लगे थे। हालांकि अब ज़ियाओ भाई और ज़ाओ फेंग वहाँ से निकले, इसके पहले यहाँ लू आगे आकर ज़ियाओ भाई पर हमला करती है। वैसे तो उसकी पूरी बार लगभग खत्म हो चुकी है, पर वो अपनी बची हुई कुछ ही बार से हमला कर रही थी, लेकिन बाकी लोग भी अभी उसकी मदद करते हैं। पर ज़ियाओ भाई बहुत ही आसानी से उसके हमलों से बच जाती है। वो जानती थी कि यहाँ लड़ना सिर्फ टाइम पास है, इस वजह से वो ज़ाओ फेंग को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि ली इस वक्त खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान लू उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या उसने ज़ाओ फेंग पर हमला करते वक्त जेड मेटल का इस्तेमाल किया था, जिस पर ली हाँ करता है, लेकिन वो अभी थोड़ा डर रहा था क्योंकि शायद वो जानता है कि लू ज़ाओ फेंग को पसंद करती है। पर लू इस पर कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। अब ली पूछता है कि क्या हुआ सीनियर, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? जिस पर लू कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी टेक्निक अच्छी थी इसलिए मैंने पूछा। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो अभी यहाँ बाहर आकर विलेज को देख रही थी। वो कहती है कि काश मैं पहले आ पाती, अगर मैं पहले आ जाती तो ये विलेज अभी ठीक होता। वैसे अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ज़ियाओ भाई ज़ाओ फेंग को लेकर जंगल की तरफ आ गई थी। वहाँ पर वो ज़ाओ फेंग को नीचे लेटा देती है और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। होश में आते ही ज़ाओ फेंग ग्रेट शैमन के बारे में पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर ज़ियाओ भाई कहती है कि मुझे नहीं लगता क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी। मैं नहीं कह सकती कि वो जिंदा है भी कि नहीं। इस चीज से ज़ाओ फेंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ज़ियाओ भाई कहती है कि चिंता मत करो, हम बाद में जाकर इस चीज का पता लगाएंगे, अभी वहाँ सब कुछ ठीक हो जाने दो। वैसे इस दौरान ज़ियाओ भाई ज़ाओ फेंग से पूछती है कि जिस लड़की से अभी तुमने फाइट की, उसे और उस दूसरी लड़की जिसे तुम बचाना चाहते हो, अगर एक साइड कर दिया जाए तो तुम दोनों में से किसे चाहोगे? इस चीज का फैसला ज़ाओ फेंग नहीं कर सकता था, इसलिए वो कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। भाइयों ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है, इसलिए अगर उसे बचाने में मेरी जान चली जाती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर मैं किसी और को इसके लिए सैक्रिफाइस करने का नहीं सोच सकता। वैसे इस तरफ अभी विलेज में शैंगुएन पहुँचता है। बाकी सभी लोग उसे देखकर हैरान थे क्योंकि वो पूरी लड़ाई में गायब रहा था। वो तब उस जंगल में था जहाँ पर वो हिमू से मिला था, लेकिन वो इस बारे में इन्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। ये सब उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर था, जिस पर वो कहता है कि वो किसी गड़बड़ में फंस गया था और वो इस बारे में बाद में उन्हें बताएगा। अब इसी दौरान वो नाइन टेल फॉक्स की बात शैंगुएन से करने वाला था, लेकिन शैंगुएन बात को टाल देता है और कहता है कि अब हम वैली पहुंचकर बात करेंगे। वैसे अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि यहाँ चीफ मगो अपने लोगों को विलेज फिर से ठीक करता हुआ देख रहे थे। इस वक्त वो ग्रेट शैमन की कही हुई बात को भी याद कर रहे थे। उन्हें पता है कि अब उनके पास से जेड बोन जा चुकी है और जो उसे लेके गया है वो उसका क्या करेगा। वो जानते हैं कि मास्टर गॉड अब फिर से जिंदा होने वाले हैं, जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन ग्रेट शैमन अब कुछ नहीं कर सकते। ग्रेट शैमन का पूरा भरोसा ज़ाओ फेंग पर टिका हुआ है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ज़ाओ फेंग ही कुछ कर पाएगा। इसलिए बाद में वो चीफ मगो से ज़ाओ फेंग को बुलाने को कहते हैं और बोलते हैं कि मैं उसकी मदद करूंगा। अब ज़ाओ फेंग को ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और यहाँ ग्रेट शैमन से आकर मिलता है। ग्रेट शैमन कहते हैं कि मैं इस चीज को कंफर्मेशन से तो नहीं बता सकता कि इससे तुम्हारी दोस्त ठीक हो जाएगी या नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा और इसके बदले में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। अब ज़ाओ फेंग सुनते ही कहता है कि क्या आपको वो जेड बोन वापस चाहिए, जिस पर ग्रेट शैमन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें वो मिल पाएगी क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं बस आने वाले खतरे को लेकर चिंता में हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगा, और अगर मेरे बाद यहाँ पर वो खतरा आता है तो तुम्हें इस विलेज और इस अर्थ को बचाना होगा। जिस पर ज़ाओ फेंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, पर मुझसे जो हो पाएगा वो मैं करूँगा। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस वहाँ जंगल में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जिन इस वक्त हीमू का पीछा कर रही थी। तभी अचानक हमें एक स्केलेटन को दिखाया जाता है और वहाँ अचानक से एक एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है। इससे मून का कलर भी लाल हो चुका था और दूसरी तरफ वहाँ फैंगजियान वैली में सभी बर्ड्स हवा में से नीचे गिरने लगे थे। वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वैसे अब तभी हम शैंगुएन को देखते हैं जो कि अभी वहीं फैंगजियान वैली के एक टेम्पल में था। वहाँ बहुत सारी कैंडल्स थी, लेकिन अचानक ही वो सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। शैंगुएन समझ जाता है कि अब मास्टर गॉड आने वाला है और इसके बाद हमें मास्टर गॉड को दिखाया जाता है। वैसे इस खतरे के बारे में डेमन किंग और बाकी सभी को भी पता चलना शुरू हो गया था। तभी आखिर में हमें बाईयू को दिखाया जाता है और बस उसे दिखाते ही ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।